हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से लेक्चर में। भाई जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि क्रैश कोर्स के अंदर धमाका आज से शुरू होने जा रहा है। क्या मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? क्या आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं? ये दो इंफॉर्मेशन जरा दे दो फटाफट। बहुत जबरदस्त होने वाला है भाई, एक एक चीज एकदम बेसिक से होने वाली है, समझ लो। एक कंडीशन है भाई, बस आपको ध्यान देना है कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल आपका बहुत हाई रखना है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना है, यहां वहां की बातें नहीं करनी है, सिर्फ अपना फोकस रखो। डिटेल कंसेप्ट के साथ में, डिटेल कंटेंट के साथ होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि सर ऊपर ऊपर से सिर्फ आपने ऊपर ऊपर का बता दिया, ठीक है। बुक में तो मैं ये भी देख रहा था, वो भी देख रहा था, सब चीज होने वाली है, ठीक है। क्रैश कोर्स इसका मतलब नहीं कि सिर्फ ऊपर का 4 स्लाइड में चैप्टर खत्म कर दिया, नहीं भाई, पूरा डिटेल जैसा होने वाला है। स्पीड थोड़ी फास्ट जरूर रहेगी, लेकिन आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस नोट्स का। इस नोट्स का बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाइए एवरीवन इन द चैट बॉक्स। मैथ्स का लेक्चर खत्म ही होगा बच्चा, 1-2 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। लास्ट कंसेप्ट चल रहा होगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। टेंशन मत लेना। जो लोग बोल रहे हैं सर मैथ्स का लेक्चर चालू है, मैथ्स का लेक्चर जो है 5:30 से 7 होता है, 2-4-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद बच्चा, उसके पहले होता है फिजिक्स का लेक्चर, जो कि पीजेबन ऐप के ऊपर होता है, और उसका टाइमिंग है 4 से 5:30। तो जो बच्चे बैच लिए होंगे उनको पता होगा, जो नहीं लिए होंगे वो ले सकते हैं। फिजिक्स का बैच, मैथ्स का बैच, केमिस्ट्री में आप ऑलरेडी हो। जो बच्चे मैथ्स में है, केमिस्ट्री में नहीं है, तो उनको भी बोलिए कि भाई जबरदस्त तरीके से यहाँ पर सिखाई जा रही है कंसेप्ट, एकदम मजेदार तरीके से, बवाल तरीके से। यस, चलिए स्टार्ट किया जाए। यस, चलिए। लिखने के लिए बहुत टाइम कंज्यूम मत करो, लिखने की जगह पे आप पीडीएफ नोट्स को यूज करके ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए जाओ बच्चा, ठीक है। कंसेप्ट को सुनो, बस अच्छे से सुनते जाओ। टेक्स्ट बुक निकाले, वहां पे मार्किंग करते जा रहे हो, चलेगा। लेक्चर खत्म हो रहा है, लेक्चर आपने देख लिया है, अब आपकी बारी है कि सर मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना, तो एमसीक्यू पे आपको फोकस होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना, चलेगा। यस, तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही पावरफुल लेक्चर की। मजा आने वाला है, एकदम धमाका होने वाला है भाई। चैट को मैं थोड़ा सा रोक रहा हूं, पूरा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। यस, बिल्कुल। यहां से भी जो बच्चा पढ़ेगा वो 99 ला सकता है। कंडीशन एकदम सिंपल है, हमने स्टडी ट्रैकर दिया है। आप अपने आप को टेस्ट कर बच्चा कि क्या स्टडी ट्रैकर में आप हर एक चीज को टिक मार्क कर पा रहे हो। स्टडी ट्रैकर गई बच्चों की? नहीं, अभी गई नहीं है, तो लेक्चर के बाद डाल दो, लिंक बना के उनके हर एक बैच के अंदर, ठीक है। सब क्रैश कोर्स के नोटिस बोर्ड में डाल दो, ठीक है। तो भाई स्टडी ट्रैकर अभी अगर आपको मिली नहीं है इन केस, तो आपको एक लिंक मिलेगी, क्योंकि वो डायरेक्टली हम डालेंगे तो वो डाउनलोड नहीं होता है, या फिर उसका प्रिंट नहीं निकलता है। तो हम आपको एक ड्राइव लिंक देंगे, ड्राइव लिंक पे क्लिक करना, स्टडी ट्रैकर आएगा, और उसकी मदद से बच्चा प्रिंट लेके चिपका देना। मैंने बोला तो 2 चीज आपके घर पे होनी चाहिए। पहला, मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा। बहुत सारे बच्चों ने बोला है कि यस सर मैं नहीं तोड़ने वाला हूं कंसिस्टेंसी। और दूसरा, स्टडी ट्रैकर आपके सामने होना चाहिए। ये 2 चीज बच्चा आपको एकदम बढ़िया तरीके से करके लेना है। आप देखेंगे कि भाई आपका रिजल्ट चलकर आएगा, आपके पास आपका रिजल्ट चलकर आएगा। कहते हैं कि कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। आपने कथनी तो कर दी है, कथनी मतलब कहना या कोई वचन लेना। आपने वचन तो ले लिया कि मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, अब करनी की बारी है, करके दिखाने की। यस सर, मैंने पूरे के पूरे 50 दिन, 45 दिन, 60 दिन, जो भी बैच चल रहा है हमारा, हर दिन मैंने लेक्चर अटेंड किया है, एक दिन भी मैंने मिस नहीं किया है। हाँ, एग्जाम है कल बायो का, तो अलग बात है। मैंने बोला था रेयर केसेस में ऐसा हो सकता है कि भाई किसी वजह से मिस हो गया, लेकिन जानबूझकर, या मैं कर सकता था फिर भी मैंने नहीं किया, ऐसा सिचुएशन अगर है आपके पास तो लेक्चर अटेंड करना ही करना है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बहुत पावरफुल पावरफुल पावर पैक कंसेप्ट की। सबसे पहले बात होने वाली है चैप्टर हैलोजन डेरिवेटिव शेड्यूल के हिसाब से, ठीक है। ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर पहले कराऊंगा, फिर इनऑर्गेनिक, फिर अप्लाइड, फिर फिजिकल शेड्यूल मैंने दिया है, उसी तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं। हैलोजन डेरिवेटिव सर, उसके पहले हमारा लेक्चर का टाइमिंग डेली क्या होगा भाई? 7 से 8:30, 7:05, 7:10 से चालू होगा। कभी अगर लेट फर्स्ट हुआ तो 8:30 तक रहेगा, या 8:25, 8:35, 8:40 तक जा सकता है। मंडे से लेकर सैटरडे तक हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर होगा डेली, डेली। संडे भी होगा, अलग टाइमिंग पर होगा, संडे मॉर्निंग स्लॉट में होगा जनरली, ठीक है। सबसे पहले सर हैलोजन डेरिवेटिव क्या है? व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव? मैं ये नाम सुन के डर जाता हूं, बोर्ड में तो मैंने देखा भी नहीं इसको। व्हाट इज हैलोजन डेरिवेटिव? देखो हैलोजन डेरिवेटिव जो है ना बच्चा, देखने के लिए ऐसा लगता है अलग है एकदम, लेकिन अलग नहीं है। अगर आपके पास कोई अल्केन है जिसको हम RH बोलते हैं, या आपके पास कोई एरोमेटिक रिंग है जिसको हम बेंजीन बोलते हैं, इनमें से अगर मैं एक एक H निकाल दूं और उसकी जगह पे मैं हलाइड लेकर आ जाऊं, हलाइड मतलब X, मतलब इसको मैंने यहां से हटाया और मैं हलाइड लेकर आ गया इस तरह से, इसमें से भी मैंने H निकाला, तो ये इस तरह से बन गया। बेंजीन था पहले, लेकिन अब H निकालने पे बन जाएगा फिनाइल, ऐसा बन गया, या अराइल बोल सकते हैं। तो ये दोनों को ही हम कंबाइंड फॉर्म में, इन दोनों को ही हम बोलेंगे कि भाई ये हैलोजन डेरिवेटिव है। ये क्या है बच्चा? हैलोजन डेरिवेटिव है। क्या ये बात समझ में आ रही है?
हैलोजन डेरिवेटिव्स। मतलब आप इसको देखोगे तो समझ में आएगा कि यार ये आर एक्स को तो अल्काइल हैलाइड बोलते हैं, बिल्कुल सही, आर एक्स अल्काइल हैलाइड, यही आपका क्या है, हैलोजन डेरिवेटिव। बेंजीन प्लस एक्स, इसका मतलब सर आप ऐसा कहना चाह रहे हो एरोमेटिक के ऊपर एक्स अटैच है, बिल्कुल सही जवाब। ये क्या है बच्चा, हैलोजन डेरिवेटिव। क्या ये बात समझ में आई? सर हैलोजन डेरिवेटिव कितने पार्ट में डिवाइड है? तो मेजरली दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है कि भाई हैलोजन डेरिवेटिव का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो एक होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम है, एटम अटैच है, और एक होता है नेचर ऑफ कार्बन एटम जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है। तो नेचर ऑफ कार्बन एटम का मतलब क्या हुआ? क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव में अगर मैं बोलूंगा नेचर ऑफ कार्बन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चा कि आपका हेलो अल्केन आ सकता है। अल्केन मतलब क्या होता है सर? सिंगल बॉन्ड। तो आप देखेंगे सब जगह सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, दिखाई दे रहा है, सब जगह सिंगल बॉन्ड वाला है जिसके ऊपर हैलोजन एटम अटैच है। सर हेलो अल्किन बोला, अल्किन का मतलब क्या होता है सर? डबल बॉन्ड। मतलब ऐसे लोग ना कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे जिसके ऊपर हैलोजन एटम अटैच रहेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगे जिसके ऊपर हैलोजन एटम अटैच रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद हेलो अल्काइन, अल्काइन का मतलब क्या होता है सर? ट्रिपल बॉन्ड। वाई एन का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले लोग रहेंगे जिसके ऊपर हैलोजन एटम अटैच रहेगा, दिखाई दे रहा है। सर हेलो अरीन मतलब बेंजीन रिंग वाला होगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच रहेगा, दिखाई दे रहा है बच्चा, बेंजीन रिंग होगा पूरा का पूरा। सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से? कोई कंफ्यूजन दिख रहा है यहाँ पर? बेंजीन रिंग का पैटर्न दिखाई दे रहा है? तो ये चीज आपको समझनी कि यार बेंजीन रिंग वाले लोग रहेंगे जिसके ऊपर हैलोजन एटम क्या होगा बच्चा? अटैच रहेगा। तो ये पहला मेथड हो गया। पहले मेथड में कितने लोग आए जरा बोलो? हेलो अल्किन, हेलो अल्कीन, उसके बाद हेलो अल्काइन, हेलो अरीन। फिर बोला जा रहा है कि यार बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम, कितने हैलोजन एटम होंगे, नंबर ऑफ हैलोजन एटम के ऊपर कितने हैलोजन एटम होंगे उसके ऊपर डिसाइड करेगा। सर अगर एक हैलोजन हुआ तो मोनो हैलोजन, सर दो हुआ तो डाई हैलोजन, सर 3 4 5 6 हो गए तो पॉली हैलोजन। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, मोनो हैलोजन का मतलब है कि जहां पर केवल एक ही हैलोजन एटम रहेगा, किसके ऊपर अटैच है वो मैटर नहीं करता है, कितना हैलोजन है वो डिपेंड कर रहा है। जैसे ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है मुझे, मुझे ये इंपॉर्टेंट है कि कितना हैलोजन एटम है, सिर्फ एक ही हैलोजन है, बस मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? डाई हैलोजन की बात करेंगे तो क्या होगा? डाई हैलोजन डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया सर? जहां पर दो हैलोजन एटम होने चाहिए, दो हैलोजन एटम होने चाहिए, दो हैलोजन एटम होने चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। डाई हैलोजन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, सीटी का कंसेप्ट चल रहा है बच्चा, तो आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल सीखना पड़ेगा। बच्चे बच्चे वाला कंसेप्ट सीख के नहीं चलेगा, एग्जाम में कई बार आया हुआ है विसनल डाइहालाइड और जेमिनल डाइहालाइड। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जब मैं बोलूंगा विसनल डाइहालाइड, डाइहाइड्रोजन फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं विसनल डाइहालाइड जिसका दूसरा नाम होता है अल्कलीन डाइहालाइड। क्या नाम होता है दूसरा? अल्कलीन डाइहालाइड। सर ये क्या होता है? विसनल का मतलब है बाजू बाजू वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम का अटैच होना। देखो डाई हैलोजन बोला है तो दो हैलोजन रहेंगे तो कंफर्म है, बट दो हैलोजन कहां अटैच रहेंगे? बाजू बाजू वाले कार्बन के ऊपर, मतलब कि एक ही के ऊपर नहीं रहेंगे। जैसे कि टोटल 3 कार्बन है तो उस 3 कार्बन के 2 कार्बन ऐसे होंगे बाजू वाले जिनके ऊपर हैलोजन एटम अटैच रहेगा। बोलो समझ में आया? 3 कार्बन से हम नाम क्या बोलेंगे? अल्कलीन को बोलेंगे प्रोपिलीन डाइक्लोराइड। सर अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो भी आप यही चीज देखोगे कि 2 कार्बन है तो एक के ऊपर हैलोजन एटम अटैच है, दूसरे के ऊपर हैलोजन। मतलब कि बोलने का मतलब क्या है? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर वो बताओ। मॉरल स्टोरी के भाई 2 हैलोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन एटम जिसको हम बोलते हैं नेबरिंग कार्बन एटम। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर फिर जेमिनल क्या होता है? जेमिनल किसको बोलेंगे? देखो जेमिनल क्या बोल रहा है, जेमिनल डाइहालाइड का मतलब है अल्कलीडीन डाइहालाइड। फर्क देखना बच्चा दोनों में, अल्कलीडीन डाइहालाइड जहां पर हम बोलते हैं कि 2 हैलोजन एटम्स आर बॉन्डेड टू सेम कार्बन एटम। ये बोल रहा है आपसे कि भाई सेम कार्बन के ऊपर अटैच होंगे। सेम कार्बन का मतलब जैसे कि मेरे पास 2 कार्बन है, यहां पर 2 कार्बन था, दोनों के ऊपर हैलोजन आ गया, यहां पे 2 कार्बन है लेकिन हैलोजन एटम एक ही के ऊपर दोनों अटैच हो रहा है, दिखाई दे रहा है? यहां पर सर 3 कार्बन एटम है लेकिन हैलोजन एटम एक ही के ऊपर दोनों अटैच हो रहा है। बोलो समझ में आया? फील आया बच्चा? ये दो चीज समझ में आ रही है? इसके बाद क्या है सर? इसके बाद पॉली। पॉली का मतलब क्या होता है सर? मोर देन 2 ले लो आप, खत्म करो कहानी यार। मोर देन 2 अगर आपके पास कहीं पर भी रहेंगे कंपाउंड में, जैसे 3 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इन सबको हम बोलेंगे भाई ये लोग क्या है? ये लोग पॉली हैलोजन है जहां पर 2 से ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? अब हम आने वाले हैं बच्चा स्पेसिफिक मोनो हैलोजन के बारे में बात करेंगे। इसके ऊपर कई बार एमसीक्यू में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, बोर्ड से लेकर सिटी तक आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। सर मोनो हैलोजन का मतलब पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है अल्काइल हैलाइड जिसको हम बोलेंगे हैलो अल्केन। पहले जरा मैं चेक कर लूं भाई यहां तक कोई डाउट है। और एक चीज याद रखना बच्चा, अपना दिमाग थोड़ा सा ओपन करके रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर एकदम अल्केन से बताओ, अल्केन के स्पेलिंग से बताओ, तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है, वो तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बट फिर भी मैं ये बोल सकता हूं, यस क्या बोल रहे हैं भाई? क्रैश कोर्स
मिला ना बच्चा? सार्थक नहीं बच्चा, सेम होता है, सेम होता है, ठीक है। चलो बहुत ध्यान से सुनो, जो बच्चे लेट जुड़े हैं ना, वो लोग बाद में आराम से, जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा तो बाद में जो बचा हुआ कंसेप्ट वो देख लेना। यहां वहां टेंशन मत लो बच्चा, जहां से जुड़ रहे हो, जहां से बैठ रहे हो लेक्चर, वहीं से शुरू कर दो, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना जरा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये जो बैच है तो क्रैश कोर्स, लेकिन इतना डीप में लूंगा मैं और पूरा कंसेप्ट लूंगा, मतलब आपको ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं फील आएगा। आपको लगेगा भाई ये बैच अलग लेवल पे केमिस्ट्री में चल रही है, अलग लेवल पे सर सिखा रहे हैं, ठीक है। मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, चलेगा, मैं एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करूंगा लेक्चर, मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर लेने पड़ेंगे, वो मुझे चलेगा, लेकिन आपको केमिस्ट्री में किसी भी एंगल से ना बच्चा यहां वहां भटकना नहीं पड़ेगा लेक्चर के बाद, ठीक है। तो बस आपका काम एक ही कि एकदम सिस्टमेटिक तरीके से लेक्चर को सुनते रहो। 99.99% डाउट आपके लेक्चर में ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आप जरूर, मैं चैट बीच बीच में ऑन करूंगा, एक तो वो चीज है। दूसरी चीज है कि आपको जो नंबर जनरल हेल्पलाइन नंबर है उस पर फोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर मैं आपको एक स्पेसिफिक नंबर भी दूंगा जिसपे आप जो है कि बच्चा अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना जरा, चलेगा। चलिए एकदम ध्यान से देख बच्चा, अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। एमसीक्यू भी होंगे बच्चा, एमसीक्यू तो भाई अलग लेवल पे होंगे, टेंशन मत ले, एमसीक्यू भी होंगे। बच्चों को लग रहा है सर एमसीक्यू नहीं कराएंगे, एमसीक्यू भी होने वाला है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, उसको हम बोलते हैं हेलो अल्केन। सर ये क्या होता है? ये एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसा टाइप है जहां पर आप बोलेंगे कि हैलोजन एटम जो है ना बच्चा, उससे बॉन्ड बनाता है जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है। सर ये sp3 क्या होता है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर आपके पास है तो उसमें जो कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा उसको बोलेंगे sp3 वाला कार्बन है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच रहेगा उसको बोलेंगे sp2 वाला कार्बन है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में जो कार्बन है उसको बोलेंगे sp वाला कार्बन है। इस तरह से एरोमेटिक रिंग के अंदर भी जो कार्बन होता है वो डबल बॉन्ड होने की वजह से वो भी क्या होता है बच्चा? sp2 होता है, बट sp2 एरोमेटिक वाला होता है। तो ये एक कंडीशन समझना है आपको, ये आपको बच्चा एक कंडीशन समझना है, ठीक है बच्चा। अंकुश दशरिया ध्यान से देख देख बच्चा, यहां पर अल्काइल हैलाइड जो हैलोजन एल्केन उसकी बात कर रहा हूं। इन दिस अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू, कहां से बॉन्ड बनाता है सर? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से बॉन्ड बनाएगा। सर कैसे मालूम पड़ेगा sp3 कौन है? यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि सिंगल बॉन्ड वाले को sp3 बोलेंगे। इसका मतलब जो एग्जांपल होगा, कोई भी एग्जांपल अगर आप देखेंगे एमसीक्यू में जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, जहां पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, समझ लेना कि भाई वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, समझ लेना कि वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है। समझ में आया बच्चा? ये अल्काइल हैलाइड जो होता है, ये जो अल्काइल हैलाइड है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी का जनरल फॉर्मूला एक बार फिर से देख लो, RCH2X इसको बोलते हैं प्राइमरी, CH2X को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ये CH2X क्या है बच्चा? फंक्शनल ग्रुप है। एग्जाम में एक मार्क का पूछा गया कई बार, इजी जब पेपर आते थे तो वहां पे पूछते थे कि फंक्शनल ग्रुप क्या है प्राइमरी अल्कोहल के, तो आप देखेंगे CH2X को प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। RCHRX, तो ये CHX जो पूरा दिख रहा है व्हाइट कलर में, ये पूरा का पूरा क्या है बच्चा? फंक्शन ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको सेकेंडरी अल्कोहल का, है तो sp3। क्यों sp3? क्योंकि सिंगल बॉन्ड बन रहा है। ये वाला पैटर्न में क्या है बच्चा? सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो sp3 है, लेकिन C के ऊपर जो X है वो फंक्शन ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पर देख लो, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, बिल्कुल प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जहां पर आप बोलेंगे कि सर सिंगल बॉन्ड होगा। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा लेकिन दो कार्बन होंगे। देखो ये किससे अटैच है? एक इससे अटैच है, एक इससे अटैच है। तो जिसके ऊपर हैलोजन एटम अटैच होगा, जिस कार्बन पे, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम अटैच होगा वो कार्बन दो लोगों से अटैच होगा। देखो यहां पर इसको देखने का, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम अटैच है वो दो कार्बन से अटैच होगा। आया समझ में? इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। टर्शरी की बात करेंगे तो इस तरह से टर्शरी, जिसके ऊपर हैलोजन एटम अटैच रहेगा, जिसके ऊपर हैलोजन एटम अटैच रहेगा वो कार्बन तीन लोगों से अटैच है, एक दो तीन। आया समझ में? कोई दिक्कत बच्चा, कोई डाउट? चलिए अलाइलिक हैलाइड क्या होता है सर? दूसरा नंबर सेकंड पॉइंट आ गया। नंबर सेकंड का मतलब ये नंबर फर्स्ट था आपका, कौन सा? अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन नंबर फर्स्ट था। अब हम आएंगे बच्चा अलाइलिक हैलाइड की तरफ। अलाइलिक हैलाइड क्या होता है सर? ये अलाइलिक हैलाइड क्या होता है भाई? अलाइलिक हैलाइड का मतलब है कि जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना ही चाहिए, लेकिन कहां पर आना चाहिए? sp3 के बाजू में। sp2 जो सॉरी sp3 जो होता है बच्चा, उसके बाजू में आपका क्या आना चाहिए? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। मतलब देखो एक एग्जांपल ले लो, आप ऐसे ले लो, ये मेरे पास इस तरह से एग्जांपल है, इसके ऊपर X अटैच है। अब ये इसका नेचर कैसा है बच्चा? इसका नेचर है sp3 वाला। तो ये बोल रहे हैं कि इसके बाजू में, मतलब यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आना चाहिए। बोलो समझ में आया? इसको बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड। पढ़ो जरा क्या लिखा है, इन दिस हैलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। लेकिन क्या होगा बच्चा? नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? अच्छे लेवल पे समझ में आ रही है? चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही है बच्चा? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है एकदम? तो सर यहां पर जो एग्जांपल होंगे उसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का इंपॉर्टेंस है, उसके बाजू में जो कार्बन होगा वो सिंगल बॉन्ड वाला होगा। देखो सिंगल बॉन्ड वाला है तो ये sp3 बना रहा है।
ये क्या है बच्चा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाजू में कार्बन sp3 बनाएगा। ये क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, आगे कुछ भी होने दोस्तों फर्क नहीं पड़ेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाजू में जो कार्बन होगा उसी के ऊपर एक्स अटैच रहेगा और वो कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखो ये कार्बन दिख रहा है Br अटैच है इसके ऊपर, कैसा हो गया बच्चा, sp3 वाला हो गया। ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी की टर्शरी है, तो आप बोलेंगे सर ये एक कार्बन हो गया, ये दो कार्बन हो गया, ये तीन कार्बन हो गया, मतलब ये टर्शरी है। इसके अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी आएंगे, तो ये सेकंड टर्शरी हो गया, इसको मैं सेकेंडरी बोल सकता हूं। और ये जो दिख रहा है बच्चा ये प्राइमरी हो सकता है किसके अंदर, ये इस कैटेगरी के अंदर, विनाइलिक हलाइड अलाइलिक हलाइड के अंदर। कोई दिक्कत सर, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा बेंजाइलिक। सर बेंजाइलिक में क्या होगा, बेंजाइलिक में भी बहुत इजी है भाई, बेंजाइलिक में भी सेम चीज कि जो एक्स होगा वो अटैच होगा sp3 वाले के ऊपर, कंडीशन अप्लाई, उसके नेक्स्ट में होना चाहिए कोई एरोमेटिक रिंग, उसके नेक्स्ट में कोई बेंजीन रिंग होनी चाहिए। इसके अंदर भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कंडीशन देखने के लिए मिलेगा। कैसे, बहुत सिंपल है, देखो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। अब हम बोलेंगे सर बेंजीन हो गया, उसके बाजू में क्या है सर CH2 है, मतलब ये क्या हो गया sp3, और उस sp3 पे क्या अटैच है, एक्स अटैच है, मतलब कि sp3 के ऊपर एक्स अटैच होना ही चाहिए, और उसके बाजू में कौन होना चाहिए बच्चा, एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? देखो ये क्या है सर, ये sp3 है, उसके बाजू में क्या होना चाहिए बच्चा, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। सर ये क्या है, sp3 है, उसके बाजू में क्या होना चाहिए, एरोमेटिक रिंग होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन दिस हलाइड हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रोवाइडेड दैट कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। भाई एक एरोमेटिक रिंग होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए एक और कंटेंट देख लेते हैं, विनाइलिक हलाइड। इस क्लासिफिकेशन के बाद बच्चा एक क्वेश्चन में दूंगा और जरा देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं, ठीक है। चैट ऑन करूंगा, जरा बताना कि भाई कितने लोग का सही आंसर होगा, मजा आने वाला, एकदम धमाका होगा, ठीक है। विनाइलिक हलाइड की बात करते हैं। सर विनाइलिक का मतलब है हेलो अल्कीन, बिल्कुल सही, और हेलो अल्कीन का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये sp2 के ऊपर बॉन्ड बनेगा डायरेक्ट। तो इन दिस हलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये डायरेक्ट sp2 से बॉन्ड बनाएगा। तो देख लो जरा, देखो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या दिख रहा है बच्चा, sp2 दिख रहा है। क्या इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होगा? नहीं होगा, ये डायरेक्ट sp2 ही बनाएगा, कहानी खत्म, कोई दिक्कत। इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद हेलो अल्काइन। मैंने पीछे बताया था अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल मतलब sp, इसका मतलब कि हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम व्हिच इज अ पार्ट ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, मतलब ये एरोमेटिक से नहीं निकलेगा, ये एलिफेटिक पार्ट क्या है, मतलब सिंगल चेन जो दिखता है उसका है। जैसे कि CH ट्रिपल बॉन्ड, CH मैंने लिखा, अब H हटा के मैंने Cl लगा दिया, तो बच्चा इसका नेचर क्या दिख रहा है आपको, सर ये sp दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है, ये sp दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच है। फिर वैसा ही मैं लेने वाला हूं अराइल हलाइड। सर अराइल का मतलब है बेंजीन के ऊपर एक्स, बिल्कुल सही जवाब, बेंजीन के ऊपर एक्स, मतलब कि इन दिस हलाइड हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। क्यों, क्यों, क्योंकि भाई जब भी कोई आप एरोमेटिक रिंग लोगे, बेंजीन लोगे, उसके ऊपर आप ऐसे बॉन्ड बनाओगे और उसके ऊपर Cl Br I लगाओगे, तो आपको ये दिमाग में सेट करना है कि ये Br किसके साथ अटैच है, इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन क्या दिखा रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये क्या है, sp2 है। लेकिन ये sp2 एलिफेटिक का है कि एरोमेटिक का है, तो आंसर आएगा एरोमेटिक का है। देखो यहाँ पे लिखा है विच इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटिक रिंग, ये एरोमेटिक का है। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, तैयार हैं आप लोग? ये चैट में भाई एक बार थम्स अप कर देना अगर मस्त मजा आ गया आपको, तो धमाका होना चाहिए एकदम थम्स अप के, यस सर यहां तक चीजें क्रिस्टल क्लियर है, मजा आ रहा है एकदम लेक्चर के अंदर। अब जरा जो दिखाने जा रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन होने जा रहा है आपके लिए। आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन? एवरीवन आर यू रेडी फॉर क्वेश्चन? देखो यहां पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए, विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन is perfect for the given example। मतलब सर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। नीचे दिए गए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है सर, क्वेश्चन है CH3 CH CH CH2, ध्यान से देखना बच्चा, CH3 Cl, ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, बोल रहे कि ये किस क्लासिफिकेशन में परफेक्ट बैठेगा, और अलग अलग ऑप्शन में दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए विनाइलिक हलाइड, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2 डिग्री बेंजाइलिक हलाइड, ऑप्शन नंबर सी 1 डिग्री अलाइलिक हलाइड, ऑप्शन नंबर डी 2 डिग्री अलाइलिक हलाइड। मैं जानना चाहता हूं कितने लोगों का कितना दिमाग चल रहा है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम यू ऑल, एवरीवन इन द चैट बॉक्स। अंगार लगा दे क्वेश्चन के अंदर बच्चा, देख लेवल के क्वेश्चन है,
ये बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, इस लेवल का नहीं पूछा जाता, लेकिन आप देखेंगे सीटी में ऐसे क्वेश्चन की बौछार रहेगी पीवाईक्यूज में। जल्दी से बताओ राइट आंसर क्या है चैट में। आई वांट राइट आंसर, ए बी सी डी बोलना है, ज्यादा कुछ बोलना नहीं आपको, फिर मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस भी करूंगा। राइट आंसर क्या है, ए बी सी डी बोलो, नाम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। जल्दी बोल बच्चा। क्या बात है भाई, बौछार लगा दिया लोगों ने तो एकदम मस्त तहलका मचा के रखा है। डी 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 डी, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, बहुत जबरदस्त हो गया भाई, जबरदस्त हो गया एकदम, धमाकेदार कंसेप्ट, बहुत बढ़िया भाई, मस्त मजा आ गया। चलिए तो डी आंसर लोगों ने बोला है। अब जरा जो बच्चे डी नहीं समझ पा रहे उनको बता दो कि डी कैसे हुआ। आपको कंडीशन समझना पड़ेगा। क्वेश्चन जो दिया था उसको समझो पहले ही। क्वेश्चन दिया था कि भाई 1 2 3 4 4 इस तरह से, फिर उसके बाद यहां पर भी कार्बन है, ये सीएल है, यहां पे आपको डबल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला था, पहला ये देखो कि ये किस नेचर को फॉलो कर रहा है। सीएल किसके ऊपर अटैच है, सिंगल बॉन्ड वाले के ऊपर। सिंगल बॉन्ड वाले को बोलेंगे sp3। sp3 के नेक्स्ट पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब ये हो गया अलाइलिक। क्या ये बात समझ में आई? अब अलाइलिक में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों आते हैं, तो यहां पे देखना शुरू करो कि ये कितने लोगों से अटैच है। एक कार्बन यहां पे, एक यहां पे अटैच है, 2, मतलब ये आ गया सेकेंडरी अलाइलिक। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया बच्चा? कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट है? चीजें क्रिस्टल क्लियर हो रही है? कैसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे, एक अलग लेवल का एमसीक्यू बच्चा एग्जाम में आता है। ये बहुत चिंदी लेवल का नहीं होता है, अलग लेवल का क्वेश्चन है, जहां पर आपको बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दीबाजी में देखेंगे डबल बॉन्ड, अरे अलाइलिक टिक मार्क करो, क्या इजी पेपर था सर, मैं तो मस्त मार्क करके आया हूं नंबर सी। अरे भाई गलत कर दिया, अलाइलिक नहीं देखना था, अलाइलिक के साथ कुछ और था, वो देखना था जो आपने मिस कर दिया है। आया समझ में? तो इस बात का ध्यान देना। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है, मस्त मजा आ रहा है। यस कार्तिक, बिल्कुल यार, बिल्कुल 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 याद है मुझे। चलिए अब हम आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। सर नॉमेनक्लेचर ये क्या होता है, बहुत ध्यान से देखना बच्चा, समझना इंपॉर्टेंट चीजें। नॉमेनक्लेचर की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। नो डाउट जो टेक्स्ट बुक में नाम है, कॉमन नेम, वो तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन अलोंग विद दैट जो यहां पर आईयूपीएससी है उस पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा। जब भी आप अल्काइल हैलाइड का आईयूपीएससी करेंगे तो आईयूपीएससी का पैटर्न है हेलो अल्केन। क्या पैटर्न है बच्चा? हेलो अल्केन। और हेलो अल्केन में सबसे पहले बच्चा, पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो होगा बच्चा यहां पर फॉलो होगा फॉर अल्काइल एंड हेलोजन। मतलब अगर अल्काइल भी अटैच है, हेलोजन भी अटैच है, ऑब्वियस सी बात है, तो दोनों में आपको देखना है कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर कौन है, उसके हिसाब से नाम लिखना है। प्रेफरेंस किसको देना है, तो प्रीफर फ्रॉम हेलोजन एटम, मतलब कि जो काउंटिंग होगा बच्चा वो हेलोजन एटम के यहां से शुरू होगी। लेकिन एक और पॉइंट, अगर आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड एंड हेलोजन, इन डबल बॉन्ड एंड हेलोजन, अगर डबल बॉन्ड है इन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड हेलोजन, क्या करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम डबल बॉन्ड। समझ में आया बच्चा? काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। बस ये रूल याद रख लो, ये बेसिक सा रूल है जो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। अब कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा, बेसिक डायरेक्टली बुक का नहीं लूंगा बच्चा, बुक का आपने 12th में कई बार पढ़ लिया होगा, मैं थोड़ा सा खतरनाक अंदाज से चलने वाले। नो डाउट आपको पता चलेगा कैसे आ रहा है सब। ये सीएल हो गया और यहां पर मैंने दे दिया एक बढ़िया सा अटैचमेंट। हमको ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई इसका आईयूपीएससी नहीं बताना है। रूल नंबर 1, बहुत ध्यान से देखना, रूल नंबर 1 आपको क्या करना है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। क्या करना है बच्चा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। सर वो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल काम बता रहा हूं, इसको बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला बोलते हैं। ये पहला कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन सीएल से अटैच है, बट उसके नीचे देखेंगे तो यहां पर आ गया 5वां कार्बन। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? तो ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कोई दिक्कत? कोई बच्चा बोलेगा सर मैं यहां से ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, ये भी चलेगा, यहां से भी ले सकते हो, ये भी राइट है, यहां से लोगे तो भी राइट है। देखो ये भी राइट है, जो मैंने व्हाइट मार्कर किया, ये भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आ सकता है। ठीक है, 5 कार्बन से ज्यादा तो हो नहीं रहा, तो ये लॉन्गेस्ट बन गया। अब रूल क्या बोल रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना अगर आपके पास बहुत सारे अटैचमेंट है तो, और काउंटिंग कहां से करेंगे, जहां से फंक्शन ग्रुप आ रहा है, मतलब ये सीएल जहां से आ रहा है, तो सीएल कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 2 नंबर पे नजदीक आ रहा है, यहां से 1 2 3 4 बहुत दूर चला जाएगा, तो हमें नजदीक वाला फॉलो करना है। तो ये हो गया 1 नंबर,
ये हो गया 2 नंबर, ये हो गया 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 नंबर। समझ में आया? 1 नंबर पे क्या है? कुछ नहीं है। 2 नंबर पे क्या है? Cl है। तो अब अल्फाबेट का ऑर्डर बोला गया था, तो हम पहले लिख लेंगे साइड में कि क्या क्या अटैचमेंट है मेरे पास। तो मेरे पास अटैचमेंट है 2 नंबर पे क्लोरो है बच्चा, और 1 2 3 नंबर पे सर ये जो एक डंडी दिख रही है फिर दूसरी डंडी दिख रही है, बेंड हो गया है। इस डंडी को बोलते हैं इथाइल। इस डंडी को बोलते हैं इथाइल। बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना बच्चा। इस डंडी को बोलते हैं इथाइल। अगर एक ही डंडी होती है इस तरह से, एक ही डंडी होती बच्चा ऐसा, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। आ रहा है समझ में? यहां पर 2 डंडी है, इसलिए इसको बोलेंगे इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। तो यहां पर सर 3 नंबर पे इथाइल अटैच है। अब एक काम करो, इन दोनों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दो। तो सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर सी पहले आता है, तो नाम क्या बन गया? 2 क्लोरो 3 इथाइल। और आपने बोला ये हेलो अल्केन, एंड में अल्केन आना चाहिए। तो अल्केन कितना है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन को बोलेंगे पेंटेन। क्या इस नाम से काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई? एक ही नाम कराया, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक लेने वाला हूं डबल बॉन्ड वाला, ध्यान से देखना बच्चा। चलो चैट ऑन कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इसके बारे में सोचो, समझो और आंसर दो कि सर ये क्या हो सकता है। दिमाग चला बच्चा। कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहे हैं? आई वांट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। चलो बताओ जरा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने होंगे इसके अंदर? कितने होंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने होंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन में कितने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है? चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। अरे यार 6 कार्बन आ रहे हैं। कहीं और से कर सकते हैं क्या चेंजेस? नहीं, 6 हाईएस्ट आ रहा है। तो ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। काउंटिंग कहां से करेंगे? बी आर जहां से नजदीक आ रहा है वहां से करेंगे, या डबल बॉन्ड जहां से नजदीक आ रहा है वहां से करेंगे? तो आप बताओ कि कहां से काउंटिंग करेंगे, कौन सा नंबरिंग बी आर का सही होगा? कौन सा नंबरिंग सही होगा? 1 2 नंबर पे बी आर आ रहा है, और यहां से करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे बी आर आ रहा है। मुझे बताओ 2 नंबर का बी आर सही है या 5 नंबर का बी आर सही है? जल्दी से रूल को फॉलो करके बताओ। रूल को फॉलो करके बताओ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हेलोजन में काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, मतलब सारा काउंटिंग बच्चा यहां से होने वाला है। समझ में आया? जब यहां से हम काउंटिंग करेंगे तो हमको क्या मालूम पड़ रहा है? हमको ये पता चल रहा है कि भाई यहां से काउंटिंग करते समय 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे बी आर है। तो मैं रफ में लिख देता हूं आपके लिए, कभी भी पेपर पे पहले लिख लेने का। 5 नंबर पे बी आर, फिर उसके बाद उसी साइड से 1 2 3 4, 4 नंबर पे इथाइल, फिर 4 नंबर पे मिथाइल भी है ये ब्रांच में। तो 4 नंबर पे इथाइल भी है 2 डंडी, और 4 नंबर पे नीचे 1 डंडी है, मिथाइल भी है। और कितने कार्बन है बच्चा टोटल? कितने कार्बन है जरा देखो, 1 2 3 4 5 6, से टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन को हम बोलेंगे हेक्स। कौन से नंबर पे डबल बॉन्ड है? बहुत ध्यान से देखना बच्चा। जब भी डबल बॉन्ड काउंट करना होगा, अपने उंगली को ऐसे कर लेना। अरे सर ये क्या सिखा रहे हो? बोलो जुबा केसरी सिखा रहे हो? हमने क्रैश कोर्स इसलिए थोड़े लिया था, बोलो जुबा केसरी करने के लिए। अरे मेरे भाई ट्रिक बता रहा हूं, क्यों सीरियस हो रहा है? ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान से देखना जरा। डबल बॉन्ड जो है ना बच्चा, ऐसे पकड़ने का, ऐसे 2 उंगली के बीच में। कभी भी एक उंगली से डबल बॉन्ड मत चेक करना। एक उंगली से ब्रांच या फंक्शन ग्रुप चेक किया जाता है, 2 उंगली से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड चेक किया जाता है। याद रहेगा। देखो ये, देखो ये टंटना क्या है बच्चा? डबल बॉन्ड। सर ये डबल बॉन्ड दिख रहा है मुझे, कौन से नंबर पे? एक ही नंबर पे दिख रहा है, डायरेक्ट एक ही नंबर आ गया। देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन के एक नंबर पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, एक नंबर। फिर अगर यहां होता तो 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर, ऐसे बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो सर एक नंबर पे डबल बॉन्ड है, मतलब हेग्स के एक नंबर पे इन अटैच है। अब इन सबको पूरा अरेंज कर दो बच्चा, बढ़िया तरीके से अरेंज कर दो। क्या अरेंजमेंट में आएगा? सर 5 नंबर पे ब्रोमो, भले ही ब्रोमो एकदम एंड में है, बट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बी पहले लिखा जाएगा। तो 5 ब्रोमो, 4 नंबर पे इथाइल, ई पहले आता है, फिर एम बाद में आता है, तो 4 नंबर पे मिथाइल, और लास्ट में फिर HEX हेग्स के एक नंबर पे इन। दिस इज द फाइनल IUPAC नेम। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मैक्सिमम बच्चों के ये राइट मिले होंगे। मैक्सिमम जो बच्चे होंगे बच्चा ऑप्शन में से टिक मार्क कर सकते हैं। जिनको गलत भी मिल रहा है वो लोग बोलेंगे नहीं सर ऑप्शन में आएगा तो मैं समझ लूंगा, अभी मुझे जल्दबाजी में गलती कर दिया मैंने, बट ऑप्शन में मैं चूज कर सकता हूं। अच्छा कुछ डाउट होता है कि सर आइसो और नियो हमको आज तक समझा नहीं। आइसो और नियो ने सर बोर्ड खत्म हो गया, एंट्रेंस भी खत्म हो जाएगा पता नहीं, बट सर मुझे आइसो नियो में अभी भी डाउट रहता है। बहुत ध्यान से देखना मैं क्या लिखा हुआ आइसो नियो के लिए, बहुत ध्यान से देखना बच्चा क्या बोल रहा हूं, समझो पहले। आइसो एंड नियो और आइसो के लिए कंडीशन है कि ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? प्राइमरी होने चाहिए। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, किसको छोड़ के? एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट
एक्सेप्ट लिख रहा हूं, मतलब कि एक्सेप्शन हो गया। केमिस्ट्री मतलब एक्सेप्शन, बराबर ना? चलो एक्सेप्ट इसको छोड़ के, सर ये क्या ले रहे हो, समझो मैंने कुछ ऐसा ले लिया, इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल हालाइड। बहुत ध्यान से देखना बच्चा, सर ये आइसो प्रोपाइल हालाइड क्या है, ये 2 डिग्री माना जाता है। इसको छोड़ के बाकी जितने भी आइसो और नियो होंगे सब के सब क्या होंगे बच्चा, 1 डिग्री होंगे। पहली चीज समझ में आई। दूसरी चीज, उनके लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, ध्यान से सुनना बच्चा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, इन लॉन्गेस्ट चेन, जो भी आप लॉन्गेस्ट चेन इनका लोगे, उस लॉन्गेस्ट में अगर सेकंड पोजीशन पे अगर एक मिथाइल अटैच है, एक ही मिथाइल है सेकंड पोजीशन पे, तब उसको आइसो बोलेंगे। और उस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल अटैच है, तब उसको नियो बोलेंगे। सर हमको एग्जांपल दो सर, हम थोड़े मासूम से लोग हैं, हमको सर इतना एक्सपर्ट नहीं है सर। हम लोग इतना एक्सपर्ट होते तो सर हम डायरेक्टली सिटी में क्या जेईई मेन में बैठे डायरेक्ट, है कि नहीं? बैठे भी थे जेईई मेन में बहुत सारे बच्चे, परसेंटाइल बहुत अच्छा नहीं आया, थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ गई हैं, तो भाई आपको सीटी में आपको डबल मेहनत करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, सीटी को हल्के में मत लेना। अरे सर कोई बात नहीं, मैं जेईई करके आ रहा हूं, भाई उड़ जाओगे। अगर सिंसियरिटी नहीं दिखाओगे, स्टडी ट्रैकर अगर फॉलो नहीं किया सही से, तो उड़ जाओगे। इसीलिए कंसिस्टेंसी तोड़ूंगा नहीं, जो लिखा है ना उसको सच में फॉलो करना है, एकदम शिद्दत से फॉलो करना है, ठीक है? तो सर इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा जो मेरे पास कार्बन आएगा, जैसे मैंने ये कार्बन ले लिया, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ले लिया मैंने, ठीक है? ऐसे 3 कार्बन, और एक यहां पे मैंने ब्रांच लगा दिया, यहां पे मैंने हाइड्रोजन ले लिया, क्योंकि आपका कंडीशन भी तो ऐसा होना चाहिए। पहली चीज क्या बोली गई थी कि सर ये प्राइमरी होना चाहिए, तो ये प्राइमरी दिख रहा है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जरा चेक करो, ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रहा है, कितना कार्बन है, 3 कार्बन। प्राइमरी दिख रहा है, हाँ प्राइमरी दिख रहा है सर। अब सेकंड पोजीशन पे 1 2, अच्छा प्राइमरी का जो कार्बन होगा ना बच्चा, जो बीआर होगा, उसके अपोजिट साइड से काउंटिंग करना है सेकंड नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मतलब ये सेकंड पोजीशन लिखा होता है ना, ये अपोजिट टू फंक्शन ग्रुप समझने का। कहां समझने का बच्चा, अपोजिट टू फंक्शनल ग्रुप, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप की साइड से काउंट नहीं करने का, फंक्शनल के अपोजिट साइड से काउंट करने का। मतलब यहां से भी काउंट करने का तो 2 ही आएगा, नो डाउट, लेकिन आप काउंटिंग हमेशा कहां से करोगे, यहां से करोगे, 1 2 यहां से करोगे। बोलो समझ में आया? 2 नंबर पे क्या अटैच है, एक मिथाइल अटैच है। अरे सर 2 नंबर पे एक मिथाइल अटैच है, सेकंड पोजीशन पे अपोजिट टू फंक्शनल ग्रुप में सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल अटैच है, उसको तो आइसो बोलेंगे। इसका नाम क्या हो गया, आइसो। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन का अल्काइल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, और ये क्या बन जाएगा, ब्रोमाइड। बोलो समझ में आया आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड कैसा दिखेगा? यस। अब बोल बच्चा, अगर मैंने कुछ और एग्जांपल ले लिया, ये भी क्या दिख रहा है, प्राइमरी वर्जन का है। 1 2 नंबर पे 2 मिथाइल दिख रहे हैं, एक नहीं 2 दिख रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा, नियो। कितने कार्बन है सर, 5 कार्बन है, तो नाम क्या बन जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड। इनका आईयूपीएसी नेम मुझे चैट में चाहिए, दोनों का फटाफट एकदम। चैट ऑन कर रहा हूं आपकी खातिर, आपकी खातिर, जल्दी से इन दोनों का आईयूपीएससी नेम मुझे चैट में चाहिए। 1 2 बार नहीं, 1000 बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। क्या पूछा गया मालूम है, कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का आईयूपीएससी नेम लिखूं, और आधे बच्चे उड़ गए, मुझे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड आता है नहीं, तो मैं कहां से लिखूं। अरे भाई मुझे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड तो आना चाहिए पहले, मालूम ही नहीं मुझे आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड क्या होता है। भाई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड दिमाग में सेट कर लेना आज के बाद से, कि आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब है ये वाले पैटर्न को फॉलो कर रहा है। सेकंड पोजीशन 1 मिथाइल आइसो, सेकंड पोजीशन 2 मिथाइल आइसो। चल बता बच्चा फटाफट, आई पे क्या होगा, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, जरा देखने दो भाई, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। सर सेकंड वाले का बताओ जल्दी, सेकंड वाले का बताओ सर, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ओहो हो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, ये हुई ना बात। तो इस तरह से हमारा जो आईयूपीएससी का कांसेप्ट है कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा क्लियर तो हो चुका है। टेक्स्ट बुक के भी आईयूपीएससी जरूर एक बार करना, ताकि आपको और ज्यादा बेनिफिट मिले, है कि नहीं? पूछे नहीं आते टेक्स्ट बुक वाले, बट कहते हैं यार आपको पता होना चाहिए सब कुछ। यस, कितने लोग लग रहा है कि यार मस्त बैच है, डिटेल में सब कुछ हो रहा है, मजा आ रहा है एकदम पढ़ने में, धमाका हो रहा है भाई। एक बार चैट में एकदम बोलते ना कि जलजला मचा दो, अंगार लगा दो, फुल चैट में एकदम अंगार लगा दो। एक होता है ना जो हमारा अंगार एकदम लगता है चैट के अंदर, वो लगना चाहिए भाई चैट के अंदर। जल्दी से एवरीवन इन द चैट बॉक्स, कैसा लग रहा है ये बैच अब तक? यस 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 यस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फुल जलजला मचना चाहिए भाई, अंगार तरीके से, बवाल तरीके से, हंगामेदार तरीके से। यस, मच रहा है जलजला एकदम। एवरीवन इन द चैट बॉक्स, फुल धमाकेदार तरीके से एकदम तहलका मचना चाहिए।
यस, तो अब हम बात करने वाले हैं नए कंसेप्ट की तरफ जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव? तैयार है आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। एकदम अलर्ट रहना है बच्चा। देखिए एक चीज मैं थोड़ा सा और बता देता हूं, ठीक है? एक चीज मैं और बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। देख बच्चा, ये क्रैश कोर्स है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि सर ये चीज जरा फिर से बताओ, ये चीज जरा फिर से बताओ। डाउट जो होता है ना बच्चा, डाउट वो आता है कि सर ये बीआर कहां से आया, सीएल कहां से आया, वो डाउट होता है। आपको मैंने इसीलिए बोला कि भाई इसका लास्ट ईयर का भी लेक्चर दिया है मैंने आपको, क्रैश कोर्स प्रो प्लस के अंदर मैंने टॉपर प्रो भी दे दिया है, नोट्स भी हमारे डिटेल में है, आप रिकॉर्डेड भी बाद में देख सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका डाउट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं ये बोल रहा हूं कि बच्चा अपना दिमाग ओपन रख। क्रैश कोर्स में अगर आप एक ही चैप्टर में बहुत सारा बोलते हैं कि टाइम कंज्यूम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े चैप्टर, अच्छे चैप्टर जो आगे आने वाले हैं उसमें आपको समय कम मिलेगा। समझ रहे हो? तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऐसी होनी चाहिए कि यार मैं तो पढ़ के आया था ये सब। हाँ, थोड़ा सर ने कुछ नया चीज बताया, वो मजा आ रहा है देख के, बट ये सब तो मुझे आता है, मुझे पढ़ के आया था, कुछ मुझे रिवीजन जैसा लग रहा है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं करके आया हूँ। क्रैश कोर्स के अंदर अगर आपने पढ़ा होगा, आप जो लास्ट का क्रैश कोर्स अगर वो भी देखकर आते हो, 3-4 लेक्चर का क्रैश कोर्स होगा वहां पे, या 3 लेक्चर का, तो भी आपको सफिशियंट बच्चा यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि पूरा डिटेल में मैंने रखा हुआ है। आ रहा है समझ में? बट उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। आप बोलोगे सर मैं ब्लैंक बस ऐसे आ गया, सर बैच लिया और आ गया, मुझे 99 आएंगे। ऐसा मत कर बच्चा, मेहनत से समझौता मत कर, ये ध्यान देना अपने आपको। चलिए शुरू करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले क्या है सर, देखो इसके जो प्रिपरेशन है ना बच्चा, एकदम क्लियरली मैं आपको पहले समझा देता हूं। जब मैं इसके प्रिपरेशन की बात करता हूं सर, हमें एज ए स्टूडेंट क्या पता होना चाहिए? आपको टाइटल्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, टाइटल्स बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए। रिएक्शन एक बार थोड़ा अप एंड डाउन का चलेगा। टाइटल्स, नोट जो मैंने नीचे लिखा के दिया हुआ है, नोट कुछ ऑर्डर है रिएक्टिविटी के, वो इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जांपल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने यहां पे दिख रहे हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब अगर आपको मैं बोलूं अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल से अल्काइल बनाना है तो ऑब्वियस बात है इथाइल अल्कोहल से इथाइल हैलाइड ही बनेगा, कुछ और थोड़ी बनने वाला है। लेकिन इथाइल तो वही बनने वाला, कहीं कहीं पर थोड़ी सी चीजें बदलती है, बस उतना ध्यान देना। तो टाइटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला टाइटल है अल्कोहल। अब अल्कोहल से जो बच्चा रिएक्शन है, काफी लंबा रिएक्शन होता है। ये नंबर 1 है ना जो हमारा अल्कोहल से। अब इसके अंदर क्या क्या आता है जरा थोड़ा सा देख लो। जैसे पहले आता है HX, जिसके अंदर 3 लोग आते हैं, HCl आएगा, HBr आएगा, फिर HI आएगा। फिर इसमें से निकलता है PX3, जिसके अंदर वापस 3 लोग आएंगे, एक आएगा PCl3, एक आएगा PBr3, फिर एक आएगा PI3। मतलब अगर आपने PX3 कर लिया तो तीनों आ गया, आपने HX कर लिया तो तीनों आ गया, कहानी खत्म, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं तुम्हें। फिर इसमें से आएगा बच्चा PCl5, डायरेक्ट PCl5 आता है, और फिर लास्ट में आता है SOCl2। ये पहला रिएक्शन आपका यहाँ पे सामने दिख रहा है। सबको समझ में आया बच्चा? मतलब ये टाइटल्स आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि हाँ यार अल्कोहल से ये चीजें, इनके साथ में रिएक्शन होता है, क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें ऑप्शंस होंगे, तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको सॉल्व नहीं करना है, ब्लैंक एकदम पेपर नहीं होगा कि जहां पर आपको अपने आप से सब कुछ लिखना है। वहां पे सब कुछ दिया होगा, आंसर भी दिया होगा, आपको बस ढूंढना है कि यही मेरा आंसर है। आया समझ में? तो पहला जो क्वेश्चन, पहला जो प्रिपरेशन है बच्चा, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, वो है फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड HX, जिसके अंदर आप ROH के अंदर जब HX मिलाएंगे तो H2O बाहर जाएगा, RX बनेगा बच्चा सुटेबल कंडीशन में। सुटेबल कंडीशन क्या क्या हो सकता है? तो सर HCl की रिएक्टिविटी काफी कम होती है। रिएक्टिविटी ऑर्डर यहां पे लिखा है मैंने, रिएक्टिविटी जो है ना बच्चा यहां पे लिखा है। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल जो होता है, टर्शियरी अल्कोहल बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है, सेकेंडरी कम करता है, प्राइमरी एकदम कम करेगा। और रिएक्टिविटी ऑफ HX में HI की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, HBr बहुत कम करता है, HCl और कम करेगा, HF सबसे कम करता है। तो रिएक्टिविटी में HI एकदम हाईली रिएक्टिव होता है और HF सबसे कम रिएक्शन करता है, HCl भी थोड़ा कम ही रिएक्शन करता है। मतलब आप HF के बाद ही आ रहा है तो कितना ही रिएक्शन करेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लूं, कौन सा अल्कोहल लूं बच्चा? प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल, जैसे यहाँ पे लिया ना मैंने, कहा गया भैया देख लो, कोई भी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल अगर आपने ले लिया, और आपने फिर क्या ले लिया बच्चा? आपने HCl ले लिया। मतलब प्राइमरी अल्कोहल और HCl, सकल से अगर इनकी रिएक्टिविटी दोनों की कम कम है, अगर कम कम रिएक्शन वाले दो बंदे मिलेंगे आपस में, तो इनको क्या चाहिए? सहारा चाहिए। वो सहारा यहाँ पे कौन होने वाला है? वो सहारा यहाँ पर होगा बच्चा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो जब अल्कोहल में हम HCl मिलाएंगे, कोई भी अल्कोहल लो, जब उसके अंदर हम HCl मिलाएंगे तो हम कंडीशन में डालेंगे ZnCl2। क्या डालेंगे बच्चा? ZnCl2 डालेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? और आंसर क्या बनेगा? HOH, पानी बाहर, RCl बन गया। अब ये HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को, ये नोट देखो जरा, एनहाइड्रस ZnCl2 और HCl के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट बोलते हैं। ये जो मैंने रिएक्शन दिखाया अल्कोहल के लिए, ये प्राइमरी के लिए भी एप्लीकेबल है, सेकेंडरी के लिए भी एप्लीकेबल है। लुकास रिएजेंट इज एप्लीकेबल
फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सर टर्शरी के लिए नहीं है क्या? टर्शरी के लिए नहीं है, क्योंकि टर्शरी का रिएक्शन जरा देखो, टर्शरी अल्कोहल इतना ज्यादा हाईली रिएक्टिव है कि अगर उसको HCl के साथ डालेंगे तो अब बिना कैटलिस्ट का वो रिएक्शन कर लेगा, इसलिए टर्शरी में बच्चा इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। टर्शरी में कोई कैटलिस्ट नहीं है, आपका रिएक्शन हो गया। तो एक नोट लिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल जो HCl से रिएक्शन करते हैं जिंक क्लोराइड के साथ में, इनको हम बच्चा ग्रूज प्रोसेस बोलते हैं। बुक में नहीं होगा ये लाइन शायद, ग्रूज प्रोसेस बोलते हैं, मतलब ये सीटी वर्जन चल रहा है। प्राइमरी अल्कोहल सेकेंडरी अल्कोहल जब HCl से रिएक्शन करता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, इस रिएक्शन को ग्रूज प्रोसेस बोलते हैं। और जिंक क्लोराइड और HCl के मिक्सचर को लुकास से रिएजेंट बोलते हैं। सर टर्शरी में तो कुछ नहीं हुआ, डायरेक्ट रिएक्शन आ गया। बिल्कुल, टर्शरी तुरंत रिएक्शन करता है ऑन द स्पॉट। ये क्या बनाता है बच्चा? इन टर्शरी अल्कोहल सोल्यूशन बिकम्स टर्बिड। इतना तेजी से रिएक्शन होता है कि पूरा सोल्यूशन जो है ना बच्चा मटमैला हो जाता है। मटमैला मतलब गंदा हो जाता है। क्यों गंदा हो जाता है? क्योंकि रिएक्शन तुरंत होता है, जिसकी वजह से आपका अल्काइल हैलाइड जो पहले कलरलेस था, सॉरी अल्काइल अल्कोहल जो पहले कलरलेस था, वो तुरंत क्या होता है बच्चा? मटमैला, थोड़ा मडी वाटर जैसा बन जाता है। क्यों? क्योंकि तुरंत क्या बनता है? फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड बन जाता है, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल क्लोराइड आपका बन जाता है। ये हो गया HCl के बारे में इंफॉर्मेशन। जिसको ये आ गया उसको HBr ऑटोमेटिक आएगा, कुछ नहीं करना है। ये HBr बना कहां से? ये HBr बना है NaBr और H2SO4 के मिक्सचर से। आप देख सकते हैं कैसे बना है। देख बच्चा कैसे बना है सर, यहां से HBr बाहर चला गया, तो ये HBr बनाने के लिए ये दोनों कंडीशन लगने वाले, ये दोनों रिएक्टेंट लगने वाले। सर HBr कितने अमाउंट में लगते हैं? 48%। सीटी में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ HBr इन प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड थ्रू अल्कोहल। लोगों को ब्लैंक हो जाता है कि भाई ये कहां से क्वेश्चन आ गया, ये तो कहीं दिखा हुआ नहीं है, ये तो ढूंढने पे भी नहीं मिल रहा है, कहां से क्वेश्चन आ गया? यहां पे बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। 48% HBr यूज होता है अल्कोहल के अंदर जब हम अल्काइल ब्रोमाइड बनाते हैं। अल्काइल ब्रोमाइड बनाते समय मतलब कि RBr बनाते समय अल्कोहल के अंदर जो HBr मिलाते हैं वो 48% यूज करते हैं। यहां से H, यहां से OH, पानी बाहर, आंसर बन जाएगा RBr। एग्जांपल्स आप देख सकते हो, जैसे इथाइल अल्कोहल लिया तो आंसर बनेगा इथाइल ब्रोमाइड। सिंपल चीज है, कोई इतना तामझाम नहीं है। HBr का अमाउंट कितना होगा बच्चा? 48% होगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? सर HI की बात कर लेते हैं, बिल्कुल HI की बात कर लेते हैं। यूजिंग HI, सर HI भी ऐसे ही होगा, कहीं से बना होगा, बिल्कुल ये भी कहीं ना कहीं से बनता है। कहां से बनता है? NaI के अंदर हम H3PO4 मिलाते हैं। H3PO4 का अमाउंट जब हम Na के अंदर मिलाते हैं तो वो 95% होता है। HI का अमाउंट नहीं बोल रहा हूं मैं, H3PO4 का अमाउंट बोल रहा हूं। ये 95% लेते हैं। यहां से एक H, यहां से एक I, HI बन गया और आपका बाहर चला गया NaH2PO4। ये बाय प्रोडक्ट है, हमको HI में इंटरेस्ट है। तो जब भी HI आप देखेंगे तो कैटलिस्ट में क्या नजर आएगा? कैटलिस्ट में ये नजर आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम नहीं कि आपको याद करके लेना है, लिखना ही है, भूल जाएंगे तो मार्क्स कट जाएगा, आधा मार्क मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। ये MCQ है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा, अरे हाँ यार ये तो हमने देखा था, NaIH3PO4 होना चाहिए, बराबर ना? नहीं पढ़ा होगा तो खत्म कहानी। ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कंसेप्ट को समझना इंपॉर्टेंट है, जानना इंपॉर्टेंट है कि लेक्चर में चीजें दिख रही हैं। अब डिटेल बैच अगर नहीं होता, ये शॉर्टकट होता, जहां पे सिर्फ ये सब में एरो जैसे होता है ना, बुक में पहले से दिया टाइटल फॉर्म में, बस वहीं से मैं दिखा देता, फटाफट उड़ा देता, तो बच्चा आपको बहुत सारी चीजें मिस हो जाती। इसीलिए मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ध्यान देना इस बात को। चलेगा? तो ये क्या मिल गया जरा बोलो? यहां से HOH पानी बाहर, ये बन गया आपका RI, आंसर बन गया। चलेगा? कोई दिक्कत है बच्चा? इसको क्या बोलते हैं सर? H3PO4 को क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। कितना अमाउंट यूज करते हैं? 95% यूज करते हैं। कितना? 95% यूज करते हैं। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, आपका आंसर बन जाएगा। क्या मैं ये उम्मीद करूं कि HX एकदम अच्छे से समझ में आ गया सबको? चैट थोड़ा सा ऑन कर रहा हूं भाई, चैट थोड़ा सा मैंने ऑन किया है आपके लिए। देखो जरा पहले चीजें समझ में आ रही है क्या? एकदम बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आ रही है बढ़िया लेवल पे? यस, क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, ये एग्जाम में आया था, बहुत बढ़िया भाई। बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर भी हैं जो लेट जुड़े होंगे, तो वो लोग रिग्रेट कर रहे होंगे कि सर ये सब चीजें तो हमने इतनी डिटेल में पढ़ी नहीं थी उस टाइम पे। यस, चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। यस, अब जरा आगे बढ़ बच्चा। अंकुश दशरिया, दूसरी बार नाम पढ़ रहा हूं बच्चा आपका, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक एक चीज सिखा रहा हूं बच्चा। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं पढ़ाऊंगा, ओपनली बोल रहा हूं भाई। अगर आपको लग रहा है कि सर नहीं, मेरे को अल्कालाइड की स्पेलिंग बताओ, वहां से मुझे पढ़ना है, तो भाई वहां से नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है? लेकिन एक भी कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं, और हर कंसेप्ट बेसिक से लेकर एडवांस तक लेके जाऊंगा, इस बात का ध्यान देना। आपसे मुझे क्या चाहिए? थोड़ा सा स्टार्टिंग में आप जब आ रहे हो तो आप लास्ट ईयर का क्रैश कोर्स थोड़ा सा देख कर आओ, वो मुझे मिनिमम चाहिए कि भाई उतना तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और मैंने कल के ओरिएंटेशन में बोला था कि आप हैलोजन रेडियो को देख कर आना, बहुत सारे बच्चे नहीं देख कर आए होंगे, ओरिएंटेशन नहीं देखे होंगे, इसलिए आज के लेक्चर में ऐसा हो कि सर क्या खतरनाक जा रहा है, तो बाउंसर जा रहा है ऐसा लग रहा है, बट ये क्लास 12 का है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा जा रहा है सीटी पर्पस पे, जैसे कुछ परसेंटेज हो गए एक्स्ट्रा जा रहा है, कुछ ग्रूज प्रोसेस हो गए, कुछ विसरल डायहाइड हो गया, अल्कलीन हो गया, अल्कलीडीन हो गया, मैं समझ सकता हूँ।
लेकिन बच्चा आज के लेक्चर के बाद ये सीख ले लो कि मुझे अगला कंसेप्ट पढ़ने जब आऊंगा मैं अगला लेक्चर, तो मैं सर का पुराना लेक्चर एक बार देखकर तो आऊंगा कम से कम, ताकि मुझे आइडिया मिले। नहीं देखा तो कम से कम पीडीएफ देखकर आओ, मतलब लेक्चर को 2x स्पीड में देखकर आओ, चलेगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे PX3। बहुत सिंपल सा कंडीशन है। PX3 में क्या होगा सर, जब हम ROH लेंगे और इसमें PX3 मिलाएंगे, सिंपल चीज है बच्चा, यहां से OH टूट गया, ये X यहां पर आ गया, आंसर क्या बन जाएगा, RX बन गया सर। लेकिन यहां पर X 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया सर, R 3 हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, अब क्या बन गया, H3PO3 बन गया। ये आपका चीज जो है कि बच्चा बाहर चला गया, H3PO3 बाहर, मतलब ये बन गया अल्काइल हलाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, एकदम अच्छे लेवल पे समझ में आ रहा है? तो ये अपने दिमाग में सेट कर लो। फॉस्फोरस ट्राइहालाइड के अंदर हम पहले ले रहे हैं PCl3, सेम कंडीशन, कुछ चेंज नहीं है, कंडीशन भी नहीं है, OH बाहर गया, Cl आ गया, आंसर बन गया अल्काइल क्लोराइड, ठीक है। जब आप यूजिंग PBr3 लेंगे तो दो कंडीशन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है, मैंने सारी चीज लिख दी है। पहला P4 प्लस Br2 हो सकता है, या फिर आपको बच्चा एग्जाम में रेड फॉस्फोरस प्लस Br2 मिलेगा। मतलब करना इसके जैसा ही है, PCl3 जैसा ही है, बस एरो पे ये मालूम होना चाहिए कि इनकी वजह से होता है। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन का पैटर्न बिल्कुल सेम होगा, PI3 के लिए भी सेम होगा, P4 प्लस I2 या फिर रेड फॉस्फोरस प्लस I2। सीटी कर रहे हो दोनों आना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा, आपको टिक मार्क करना है कि सही जवाब है, बाकी चीजें सेम है। OH बाहर गया, I आ गया, यहाँ पर क्या क्या बच्चा, I आएगा तो I 3 है, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3R हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3R यहाँ पे 3RI, अब बन गया H3PO3, H3PO3, कहानी खत्म, कोई दिक्कत। ये एग्जाम्पल आपने ले लिया। PCl5, ध्यान से देखना बच्चा, ध्यान से देखो जरा, ROH के अंदर मैंने क्या मिला दिया सर, PCl5 मिलाया, क्या बाहर चला गया, OH चला गया, इसकी जगह पे Cl आ गया, क्या करेंगे, RCl बन जाएगा, बिल्कुल सही जवाब सर। यहां से एक H, यहां से एक Cl, क्या बाहर चला गया, HCl बाहर चला गया, क्या बचा, POCl3 बचेगा, POCl3 बचेगा, कहानी खत्म। फॉस्फोरिल क्लोराइड आपको यहां पे दिखाई देगा, तो देख लो जरा, ROH के अंदर जब PCl5 मिलेंगे तो अल्काइल क्लोराइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड मिलेगा। PBr5 और PI5 डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब आते हैं डायरेक्ट थायोनिल क्लोराइड, जिसका नाम है सल्फोनिल क्लोराइड, इसको डार्जन मेथड के नाम से भी जानते हैं, सीटी में आता है, ठीक है। तो अल्कोहल में जब हम SOCl2 डालेंगे तो SOCl2 की वजह से बच्चा क्या होगा कि यहां से OH बाहर गया, ये Cl इसकी जगह पर आ गया, जब R और Cl पास में तो बनेगा RCl, अल्काइल क्लोराइड बन गया, फिर यहां से एक H और यहां से एक Cl, क्या बन गया बच्चा, HCl बन गया, और यहां से SO2 मिलकर बन जाएगा SO2, अल्काइल क्लोराइड बन गया, जिसमें से ये दोनों गैस के फॉर्म में रहेंगे। किस फॉर्म में रहेंगे बच्चा, गैस के फॉर्म में रहेंगे। तो पाइरिडिन हम क्यों यूज कर रहे हैं सर कंडीशन पे, कुछ खास काम है, बिल्कुल। ये HCl जो है ना बच्चा अच्छा एसिड होता है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं क्या यूज करता हूं, पाइरिडिन। तो पाइरिडिन इज बेसिक इन नेचर विच हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज HCl फॉर्म इन द रिएक्शन, और ये मेथड अपने आप में बेस्ट मेथड होता है, बिकॉज ये दोनों रिएक्टेंट HCl और SO2 जो है गैसियस है, जो कि उड़ जाते हैं। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड थ्रू अल्कोहल। अब जरा आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब है अल्केन, अल्कीन की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, जिसमें हम बोलेंगे फ्रॉम अल्केन पहले लेते हैं, बाय हेलोजिनेशन, अल्केन में हेलोजिनेशन मिलाना है। जब मैंने चैप्टर शुरुआत किया था ना, अगर आपको याद होगा तो मैंने यही बोला था कि भाई RH जो है उसमें से H हटाओ और X लेकर आओ, कैसे लेकर आएंगे, हेलोजिनेशन मेथड से। तो चैप्टर की शुरुआत ही मैंने इसी से की थी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पहले अगर मैं करता हूं क्लोरीनेशन, CH3 Cl2 मिलाया, किसके प्रेजेंस में, यूवी लाइट के प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में, एक H एक Cl बाहर, ये Cl इसकी जगह पे आ गया, क्या बन गया भाई, CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड बन गया, क्या बन गया, इथाइल क्लोराइड बन गया। सर इसमें ये एग्जाम में आने के चांसेस है, जो सेकंड एग्जांपल दिख रहा है इसके चांसेस है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अगले पेज पे आएगा, आपको पूछा जाता है कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन किस मैकेनिज्म को फॉलो करके बनता है, सीटी का क्वेश्चन है। आधे ज्यादा बच्चे गए, टाटा बाय बाय, क्या आंसर आएगा जरा टिक मार्क करके जरा बताओ फटाफट, लिखो चैट में, चैट में लिखो, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। अब बताओ किस मैकेनिज्म को फॉलो करके बनता है, किसी को नाम याद है, कुछ कभी पढ़ा है जिंदगी में, SN2 SN1 नहीं होता है, मैकेनिज्म बोले तो यस, अमन बहुत बढ़िया भाई, छा गए, आफिया शेख बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, नयन, ये हुई ना बात, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। देखो यही सब होता है बच्चा गेम, ये बुक में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन सीटी में इसकी बौछार मची है क्वेश्चन में, ठीक है। बुक में बोलेंगे सर SN1 SN2 आया था सर, मार्किंग का फायदा, तो हम वही मार्क करने वाले, इलेक्ट्रोफिलिक मार्क कर देंगे, नहीं बच्चा, इलेक्ट्रोफिलिक सिर्फ एरोमेटिक के लिए होता है।
तो आगे दिखाऊंगा मैं आपको। CH3 CH2 CH3 है, उसमें Cl2 मिलाया। अब इसमें देखो ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, कौन है भाई? आदित्य साहू। बच्चा तुमने 2027 में एग्जाम देना, आप 2027 में एग्जाम दो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता। CH2 CH3, ध्यान दे बच्चा, यहां पर सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, पूरा फोकस करो यहाँ पे। CH3 CH2 CH3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप देखेंगे कि सर यहां पर जो CH2 है और जो CH3 दोनों अलग अलग है। ये CH3 और ये CH3 सेम सेम है, देखो ये दोनों सेम सेम है, लेकिन ये भाई साहब बिल्कुल अलग है। तो मुझे क्या करना है कि जो चीज ज्यादा कार्बन से अटैच है, ये वाला बंदा एक कार्बन यहां से अटैच है, एक कार्बन यहां से अटैच है, इसके ऊपर जो हाइलाइट बनेगा वो मेजर बनेगा। सिंपल तरीका बता रहा हूं सिटी के लिए, सिटी के लिए एकदम बम्पर चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुना, शॉर्टकट एकदम एकदम शॉर्टकट है आपके लिए। क्या शॉर्टकट बता रहा हूं बच्चा? शॉर्टकट ये है भाई कि अगर कभी भी आपको अल्केन आ गया जिसके ऊपर हेलोजन मिलाना है आपको, तो आप आपका दिमाग चलाना कि जिसके पास ज्यादा कार्बन अटैच है वो बनाएगा मेजर। क्या बनाएगा बच्चा? मेजर। मतलब ये CH2 कितने कार्बन से अटैच है? 1 2, तो इसके ऊपर जो हाइलाइट बनेगा, इसके ऊपर जो हाइलाइट आएगा, इसके ऊपर जो हाइलाइट आएगा, वो क्या बनाएगा बच्चा? मेजर बनाएगा। और जो एक ही कार्बन से अटैच है, जो केवल एक कार्बन से अटैच, जैसे ये केवल एक कार्बन से अटैच है, इसके ऊपर जो हाइलाइट आएगा वो बनाएगा माइनर, वो बनाएगा माइनर। क्या ये बात समझ में आई? मतलब यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा एन प्रोपाइल ब्रोमाइड या क्लोराइड, दूसरा बनेगा आइसो प्रोपाइल क्लोराइड। आइसो वाला मेजर क्यों बनेगा? क्योंकि वो दो लोगों से अटैच था कार्बन। समझ में आया बच्चा? तो ये अपने दिमाग में एकदम बढ़िया लेवल पे सेट कर लेना है, सेट कर लेना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए ब्रोमिनेशन करेंगे तो सेम, यहां पर देखो CH3, ध्यान से देख बच्चा, CH3 CH3 CH3, सर ये तीनों 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 सेम दिख रहे हैं मुझे, तो कोई एक H निकलेगा, यहां से H निकालो, और ये कितने लोगों से अटैच है? सिर्फ एक लोगों से अटैच है, तो क्या बनेगा? माइनर। लेकिन सर ये जो बीच वाला दिख रहा है वो 3 लोगों से अटैच है, पक्का? यस सर, एक अटैच है, 2 अटैच है, 3 अटैच है, तो सर ये बनाएगा मेजर। बिल्कुल सही, थर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड मेजर और आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड आपका माइनर बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन? और ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है? तो देखो ये इस तरह से होता है, CH3 CH2 CH3 अगर मैं लेता हूं, CH3 ले रहा हूं, लेकिन ये देखो मैं इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, ये दिख रहा है आपको, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और Br2 जो लिखते हैं वो भी इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखते हैं। ड्यू टू यूवी लाइट ये टूट जाता है, ये इस तरह से टूट जाएगा। तो ये अपना H एक इलेक्ट्रॉन लेकर और Br एक इलेक्ट्रॉन लेकर आपस में बॉन्ड बना देते हैं, HBr, और फिर इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं बच्चा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। लाइन जरा पढ़ो क्या लिखा है, इन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज्ड, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज यूज्ड। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये नोट्स नहीं है, ये सीधा आपको जड़ी बूटी दे रहा हूं कि भाई ये अच्छे से बस मेरे साथ में पढ़ते चल और इसको रिवाइज करते चल, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सर कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है? जैसे ये रेडिकल हो गया प्राइमरी, इसको प्राइमरी बोलेंगे बिकॉज एक ही कार्बन से अटैच है। ऐसे सेकेंडरी बनेंगे, टर्शरी बनेंगे। तो रेडिकल बच्चा बड़ा सिंपल है, प्राइमरी जो होता है या जो मिथाइल रेडिकल है बहुत कम स्टेबल होता है, ये सबसे लिस्ट स्टेबल है। कौन सा? मिथाइल वाला। फिर प्राइमरी वाला थोड़ा सा स्टेबल होता है, सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में टर्शरी सबसे ज्यादा स्टेबल है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मिथाइल सबसे कम स्टेबल, फिर प्राइमरी रेडिकल सबसे थोड़ा सा ज्यादा, फिर सेकेंडरी ज्यादा, टर्शरी रेडिकल सबसे ज्यादा होता है। मतलब अगर किसी ने पूछा कि हाईएस्ट रिएक्टिविटी बताओ कौन सा रेडिकल दिखाता है, उल्टा कर रहा हूं मैं, चलो रिएक्टिविटी मतलब रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल, कौन सा रेडिकल ज्यादा रिएक्शन करता है? जो स्टेबल होता है वो कम रिएक्शन करता है, एकदम सिंपल तरीका बता रहा हूं। तो रिएक्टिविटी ऑफ रेडिकल में बच्चा टर्शरी रेडिकल सबसे कम करेगा, सेकेंडरी रेडिकल और मतलब थोड़ा ज्यादा, प्राइमरी और ज्यादा, और सबसे ज्यादा जो है ना बच्चा मिथाइल रेडिकल सबसे ज्यादा रिएक्शन दिखाएगा। तो रिएक्टिविटी जो है ना, जो स्टेबिलिटी होता है उसका उल्टा होता है। स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये सिटी की चीजें चल रही हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एकदम स्टेबल हो तो आप भागम भागी नहीं करोगे, यहां वहां भागोगे नहीं। अगर आप अनस्टेबल हो तो आप ज्यादा भागम भागी करोगे, अपने आप को स्टेबल करने के लिए यहां वहां दौड़ोगे। वैसे ही ये क्या है बच्चा, ज्यादा स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। ये बहुत ही कम स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा रहेगी। क्या ये बात समझ में आया आदित्य साहू? क्या अब क्लियर हो रहा है बच्चा चीजें? यस, आपके लिए थोड़ा सा स्लो वर्जन में भी चल रहा हूं मैं ताकि चीजें ज्यादा समझ में आए। चैट ऑन कर दिया है। सर आयोडीनेशन मैंने कहीं पर नहीं देखा, सर क्यों नहीं होता है? एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे? तो आयोडीनेशन इसलिए नहीं होता है बिकॉज ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इसलिए वो बार बार टूट के वापस आ जाएगा। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। क्या होता है बच्चा? रिवर्सिबल रिएक्शन, इसलिए ये पॉसिबल नहीं होता है। चलेगा सर और फास्ट लो? नहीं और फास्ट नहीं होगा, लेकिन इतना स्पीड तो रखना पड़ेगा कम से कम। देखो टारगेट एकदम सिंपल है यार, एक चीज मैं आपको बता दूं, दिल से बता रहा हूं बच्चा, आपको लग रहा है कि सर एकदम स्लो लो, आप कभी कैलकुलेट किए हो, चैप्टर देखे हो?
चैप्टर निकाल के देखा बच्चा? हेलोजन डेरिवेटिव, अल्डिहाइड, कीटोन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कभी निकाल के देखा है? बड़े बड़े चैप्टर हैं। क्यों हमने आपको लास्ट ईयर का बैच क्यों दिया है? क्योंकि आपको एफर्ट लेना है। अब आप एफर्ट नहीं ले रहे हो, आपको तो मस्त ऐसे सो के उठ रहे हो सीधा, यहाँ वहां टाइम पास किया, थोड़ा ये वो किया, बाद में चलो 7 बजे लेक्चर है, 7 बजे लेक्चर है, चलो 7 बजे लेक्चर है। ऐसे सिलेक्शन होगा? ऐसे लैपटॉप मेरा लेके जाओगे? ऐसे आपको गिफ्ट मिलेगा? भाई गिफ्ट में बहुत सारे बच्चों का नाम होने वाला है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस बैच से मैक्सिमम बच्चे गिफ्ट लेके जाने चाहिए। इस बैच से बहुत सारे बच्चे ऐसे होने चाहिए कि जो 99 के ऊपर लेकर आए हैं और गिफ्ट लेके जा रहे हैं, हमसे एकदम छीन के लेके जा रहे हैं, सर हम नहीं देने वाले आपको। वो लेवल पे मुझे चाहिए बच्चे। आ रहा है समझ में? क्योंकि वो आपका हक रहेगा यार, आप मेहनत कर रहे हो। आप बोलेगे सर मेहनत नहीं हो रही है सर, पढ़ाई नहीं हो रही है सर। अरे मेरे भाई 45-50 दिन है, उसमें भी तू नहीं पढ़ सकता, कौन सा मोटिवेशन चाहिए तेरे को? घर की स्थिति देख, अपने अपने हालात देख, जेब में पर्स निकाल, तेरे पैसे देख कितने हैं, और कितना मोटिवेशन लेगा? किस टाइप का मोटिवेशन चाहिए तुझे? क्या मोटिवेशन मिलेगा? बोलना मुझे, क्या चाहिए मोटिवेशन में? अपने घर की हालात देख ले बच्चा, तुझे खुद समझ में आ जाएगा कि तुझे किस टाइप का मोटिवेशन चाहिए। अगर तुझे लग रहा है कि सर घर की हालात मेरी ऐसी है जहां पर मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, बहुत ज्यादा जरूरत है मेरे फैमिली को संभालने की, और इसके बाद भी तुझे लग रहा है कि सर मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा, तो थू है तेरे पढ़ाई पर, थू है तेरे मोटिवेशन पे। मैं नहीं मानता तू किसी एंगल से पढ़ाई के लिए बना हुआ है, मैं नहीं मानता तू किसी एंगल से अपने परिवार को सपोर्ट करने वाला है। जब ऐसी स्थिति में जहां पर तुझे मौका मिल रहा है बच्चा कुछ कर दिखाने का, और तू यहां वहां भाग रहा है, फिर 5-7 साल के बाद, 5-7 साल ज्यादा नहीं बच्चा, 12th में है ना, उसके बाद 5 साल का ओवरऑल मिला के इंजीनियरिंग होती है। मतलब ओवरऑल अगर बोलेंगे कि भाई प्लेसमेंट लेते लेते जॉब पकड़ते पकड़ते 5 साल पकड़ ले तू, 4 साल तो मेजरली होती है, बट 1 साल और पकड़ ले। 5 से 7 साल के बाद तू देखना कि भाई तू किस पोजीशन पे है। तू इतना रिग्रेट करेगा ना कि यार सब कुछ था, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से मैं बड़ा भटक गया। क्योंकि एक बार मैं बता दूं तुझे, सिलेक्शन नहीं हुआ ना तेरा, 2 ऑप्शन होंगे, या तो तू ड्रॉप लेगा, या तो तू किसी ऐसे फील्ड में चला जाएगा जो तुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसमें तू कुछ कर नहीं सकता है, या शायद कर भी सकता है लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब ड्रॉप वाला ऑप्शन ना बहुत सारे पेरेंट्स पहले ही मना कर देते कि नहीं भाई, ड्रॉप के बारे में सोच के उनको डर लगता है। ड्रॉप मतलब क्या होता है, उनके लिए नया कंसेप्ट है, हमारे यहाँ पर भी नया कंसेप्ट है। हमारे घर में ड्रॉप की बात करें तो हलबली मच जाती है। ड्रॉप मतलब क्या होता है? क्योंकि उनके लिए ये कि भाई बच्चा, एक ड्रॉप मतलब फेल जैसा हो जाता है, ऐसा लगता है मेरा बच्चा फेल हो गया, वो एक्सेप्ट नहीं करते पेरेंट्स। आ रहा है समझ में? तो बहुत सारे बच्चे तो चोरी छुप के ड्रॉप लेते हैं। अभी भी मेरे ड्रॉपर बच्चे में कई बच्चे ऐसे हैं, चैट ऑन करते तो भर भर के दिखेगा। बहुत सारे बच्चे जो चोरी छुप के ड्रॉप लिया कि सर मैं घर वालों को बताया नहीं हूं, मैं हॉस्टल में यहाँ पे रहता हूँ, घर वाले पैसे भेजते हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, ड्रॉप लेके कर रहा हूँ सर। मैं पिछले साल एक बच्ची थी, उसकी मम्मी को तक को नहीं पता था कि मेरी बेटी क्या कर रही है। जब उसने ड्रॉप लेकर पढ़ाई करके जब उसने अच्छा कॉलेज अचीव किया, तब उसके मम्मी को मालूम पड़ा। जाके देखो मेरा वीडियो अवेलेबल है, गांव की बेटी खेती करके टॉप की थी, साक्षी शायद से नाम था उसका। तो भाई वो हालत में अपने आप को मत पहुंचा, मौका मिला है ना, उसको संभाल, घर की स्थिति को देख और प्रैक्टिस करना शुरू कर। कुछ नहीं मांग रहा हूं आपसे, बस एक ही चीज मांग रहा हूं, आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क। क्या उतना नहीं दे सकते हो मुझे? एकदम फोकस्ड रहे बच्चा, डीप में कंसेप्ट चल रहा है ना, मजे लो उसके। ये चीज समझ में आया? रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल होने की वजह से बच्चा आयोडीनेशन हम नहीं करते, क्योंकि करेंगे वापस से आरएच बन जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है करना। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? चलो अब आते हैं अल्किन की तरफ। अच्छा, हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन क्यों हम नहीं करते हैं? ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन इज नॉट सुटेबल, व्हाई? 4 ऑप्शन दे दिया, कौन सा सेलेक्ट करेंगे? हेलोजिनेशन ऑफ अल्किन क्यों सुटेबल नहीं है प्रिपेयर करना, मतलब इस मेथड से हम अल्कालाइड बनाना पसंद नहीं करते। ये जो बन रहा है ना अल्कालाइड, देखो ये क्या बन गया, टर्बिटल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो हम पसंद नहीं करते इस मेथड को, नहीं पसंद करता। मैं अल्कोहल से मजे करता हूं मैं। अरे सर अल्कोहल में फील आता है ना सर, क्वार्टर 90 30 फुल मजे रहते हैं अल्कोहल में, इसीलिए हम अल्कोहल से बनाते हैं। अरे भाई ऐसा मत लिख के जाना एग्जाम में। कोई बताएगा? अल्कोहल वाला मेथड क्वाइट इजी और काफी अच्छा था कंपेयर टू हेलोजिनेशन। क्यों? जल्दी बताओ चैट में। क्योंकि सर अल्कोहल में एग्जामिनर के मजे हो जाते हैं, और क्या, बनाने वाले के मजे हो जाते हैं, और क्या। ऐसा तो नहीं है ना भाई, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, इसलिए क्योंकि इसमें मेनी अल्कालाइड बनते हैं। बिल्कुल सही जवाब, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मस्त मस्त आंसर दे रहे हैं। यस, तो भाई इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अब ये दोनों मिक्स होकर बन गया, अब इनको सेपरेट करना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल काम है यार। इसीलिए ये लाइन लिखी गई आपके लिए कि हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, दिख रहा है, विच इज डिफिकल्ट टू सेपरेट। आप देख सकते हो यहां पर, देखो ना, मीथेन का जब करेंगे ना हेलोजिनेशन,
एक मिक्सचर, दो मिक्सचर, तीन मिक्सचर, चार, ये चारों एक ही बीकर के अंदर बनते हैं। ये बहुत सारा अल्काइल हैलाइड बनाता है, जिनको सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए हम हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन प्रीफर नहीं करते हैं बनाने के लिए। हालांकि बनता है लेकिन बनाने के लिए हम प्रीफर नहीं करते हैं। समझ में आया बच्चा? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कहीं पर कोई कंफ्यूजन? यस, चलिए बहुत बढ़िया। F2 जो होता है ना बच्चा, हम क्यों यूज नहीं करते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर HF रिएक्शन नहीं करता है। बिल्कुल सही बोलते हैं। दो चीजें हैं जो मैं समझाना चाहूंगा, जो मिसकंसेप्शन बच्चे लेके चलते हैं। HF लिस्ट रिएक्टिव, बिल्कुल सही सुना आपने, मतलब ये रिएक्शन नहीं करता है। आपने पीछे देखा भी था, HF की रिएक्टिविटी एकदम कम होती है। लेकिन मैं यहां पर HF बोल रहा हूं क्या? नहीं, मैं तो सर F2 बोल रहा हूं। F2 हाईली रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है बच्चा, वो माना जाता है एकदम कम। मतलब Cl को तोड़ने में थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसको तोड़ने में कम एनर्जी लगती है, इसीलिए ये हाईली रिएक्टिव होता है। इतना ज्यादा रिएक्शन करता है कि जब इसको हम रिएक्ट करेंगे तो बच्चा ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, धमाका हो सकता है भाई। इतना ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतना सारा हीट निकल सकता है एक साथ में, इसीलिए फ्लोरिनेशन जो है ना बच्चा पॉसिबल नहीं होता है। तो आयोडीनेशन क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि वहां पर रिवर्सिबल के डर होते हैं कि रिटर्न बन जाएगा। और फ्लोरिनेशन क्यों पॉसिबल है? क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा नेचर दिखाता है, ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, फ्रॉम अल्कीन की बात करते हैं। चलिए, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन से कैसे करेंगे? तो यूजिंग हाइड्रोजन हाइलाइड, सिंपल चीज है बच्चा, बेसिक है। सिमेट्रिकल का मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड नंबर ऑफ हैलोजन एटम सेम, नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम सेम है। मैंने HX मिलाया, कुछ रूल फॉलो नहीं करना है, सिंपल, कहीं पर कुछ भी अटैच करो, बस एक ही कार्बन के ऊपर दोनों अटैच मत करना। जैसे मैंने H यहां ले लिया तो मेरा X यहां चला जाएगा, सिंपल कहानी है। इथाइल हैलाइड बन गया। जैसे ये ले लिया आपने ब्यूट 2 इन, तो H अगर मैंने यहां ले लिया तो Cl को मैंने यहां ले लिया, आपकी मर्जी, कोई कहीं पे भी डाल दो, बन गया सेक ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, एग्जांपल रखिए, ये पूछा जाता है। अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एक रूल फॉलो होता है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में रूल फॉलो हो रहा है। आप कब बता रहे थे? आप पहले बता रहे थे मार्किनकॉफ रूल, मार्किनकॉफ रूल। भाई ये कब यूज हो रहा है? जरा चेक करो क्या लिखा है, फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन में यूज होगा, अल्कीन में नहीं, अल्कीन में। वो भी कब होगा? जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा। क्या रूल है कि अगर मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो अगर उसमें कोई मैं अनसिमेट्रिकल रिएजेंट मिलाऊंगा, HCl, HBr, HI, कोई भी प्लस माइनस, तो माइनस वाला हमेशा उसके पास रहेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और इसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका फाइनल रहेगा। तो ये बन गया मार्किनकॉफ रूल की मदद से आंसर। कोई दिक्कत, कोई डाउट? एंटी मार्किनकॉफ रूल को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, देखो जरा नाम क्या है। एंटी मार्किनकॉफ रूल बोलो, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलो, खराश मायो इफेक्ट बोलो, एक ही चीज है। खराश मायो नाम के केमिस्ट ने इसकी स्टडी की थी, इसलिए इसका नाम है खराश मायो इफेक्ट। पेरोक्साइड कंडीशन में आता है इसके रिएक्शन में, इसलिए इसका नाम है पेरोक्साइड इफेक्ट। और एंटी मार्किनकॉफ इसलिए क्योंकि मार्किनकॉफ का उल्टा होता है। ये केवल HBr के लिए एप्लीकेबल है। नोट जितना भी लिखाते जा रहा हूं मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंटी मार्किनकॉफ रूल इज एप्लीकेबल फॉर HBr ओनली। ये केवल HBr के लिए है, सबके लिए नहीं है, केवल HBr के लिए है, केवल HBr के लिए है, केवल HBr के लिए। ध्यान देना बच्चा। और कंडीशन में क्या आना चाहिए? पेरोक्साइड। तो अगर मेरे पास प्रोपीन है, मैंने HBr मिलाया, तो Br किसके पास जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। समझ में आया? ये पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, इसलिए इसको बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड बन जाएगा। केवल HBr के लिए एप्लीकेबल है। एग्जाम में कभी कभी आपको देंगे HI देंगे, ऊपर लिखेंगे पेरोक्साइड, तो भी ये मार्किनकॉफ रूल ही फॉलो करेगा। एग्जाम्पल दूं मैं एक? चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देके जरा देखता हूं कितने लोगों को कितना दिमाग चल रहा है। रेडी है सब लोग? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, हालांकि मैं तुरंत सिखा रहा हूं तो बहुत से लोगों का राइट आंसर होना चाहिए, और मैंने बोला इसका आंसर बताओ क्या होगा। मुझे इसका ना सिर्फ नाम लिख के बताओ, ए क्या बनेगा? ए का नाम लिख दे बच्चा। व्हाट इज ए? ए का नाम बताओ क्या होगा। चैट ऑन कर रहा हूं, फटाफट बता बच्चा, ए क्या बनेगा? आपने जैसे जैसे मैं बता रहा हूं बच्चा वैसा करते जा। स्टडी ट्रैकर को बस टिक मार्क करते जा, पढ़ने से आने से पहले एक बार रिवीजन करके आना, बस इतना ही काम है। मुझे बताओ कि ये ए का आंसर क्या होगा। ए का आंसर क्या होगा? नॉट पॉसिबल नहीं, बनेगा। पहली बात, जिनको बोल रहे हैं कि नहीं बनेगा वो बनेगा, ये मैं बता दे रहा हूं, बनेगा। आंसर क्या होगा वो बताओ, ए क्या बनेगा? यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये मार्किनकॉफ फॉलो करेगा कि एंटी मार्किनकॉफ? तो सर ये फॉलो करेगा मार्किनकॉफ रूल। अरे सर क्यों? क्योंकि एंटी मार्किनकॉफ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चा? किसके एप्लीकेबल है? HBr के एप्लीकेबल है। अगर HBr होता तब ये पेरोक्साइड अपना जादू दिखाता, बट HBr है ही नहीं। अगर HBr नहीं है तो फिर ये पेरोक्साइड अपना जादू नहीं दिखा पाएगा। जादू मतलब जो अपना इफेक्ट है, जो अपना रिएक्शन का मैकेनिज्म है, वो नहीं कर पाएगा, मतलब वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो सर ऐसे केसेस में क्या होगा? ये जो माइनस वाला पार्ट है वो उसके बाद जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और H चला गया जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो राइट आंसर क्या बन गया बोलो? राइट आंसर बन जाएगा बच्चा यहां पर
CH3 CHI। और बच्चे पेपर देके निकल के क्या बोलते हैं, अरे क्या क्वेश्चन आया था एंटी मार्केनो फॉर्मूला, बड़ा इजी था, बड़ा इजी था। भाई ये एन प्रोपाइल नहीं बनेगा, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड बनेगा। मतलब ये मार्केनकॉफ रूल फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है बच्चा? मार्केनकॉफ रूल। क्यों फॉलो हो रहा है? क्योंकि भाई यहां पर HI आ गया है, HBr होता तब आपका प्रॉपर आंसर आता। समझ में आया? तो बहुत सारे बच्चे जो अभी अभी गलती कर रहे हैं, भाई संभलना पड़ेगा थोड़ा सा अपने को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ गया। यूजिंग हैलोजिनेशन में जरा ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अल्किन के अंदर हैलोजिनेशन, सर ये तो कभी था ही नहीं पिक्चर में, ये बुक में नहीं मिलेगा आपको। जो बच्चे बोर्ड पढ़ रहे हो ना, उनके बाद डायरेक्टली आपका ये स्टेप आएगा। देखो डायरेक्टली आपको बता दो ये आएगा बाय हैलोजन एक्सचेंज, बट सीटी में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है यूजिंग हैलोजिनेशन। जब आप अल्किन में हैलोजिनेशन करते हो, अगर आप अल्किन में हैलोजिनेशन कर रहे हो बच्चा सीसीएल के प्रेजेंस में या फिर रूम टेम्परेचर पे, सीसीएल लिखो या फिर रूम टेम्परेचर लिखेंगे तो भी चलेगा, और CCl4 आ गया एग्जाम में या फिर रूम टेम्परेचर आ गया, तब याद रखना कि ये जो है ना एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा। क्या बनेगा? एडिशन। मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है तो Cl एक यहां जाएगा और एक Cl यहां जाएगा, इस तरह से आंसर बन गया इथिलीन डाइक्लोराइड। मतलब ये विस्नल वाला लॉजिक है, एडिशन बनाएगा। लेकिन अगर वही आपके पास अल्कीन है, Cl2 बना रहे हो हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर, तब ये सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा, तब ये एडिशन नहीं बनाएगा बच्चा, तब ये सब्स्टिट्यूशन फॉलो करेगा। और क्या बनाएगा? अलाइल बनाएगा। अलाइल कंपाउंड कैसे बनता है? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये CH3 से क्या होगा बच्चा? H निकलेगा, एक Cl निकलेगा, ये Cl आके यहां पर अटैक करेगा और आंसर बनेगा अलाइल क्लोराइड, सब्स्टिट्यूशन बनाएगा। एग्जाम में ये सीटी वालों का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको कोई पढ़ के नहीं जाता है, और पढ़ के जाने के बाद लोग अलग करके आते हैं। क्या करके आते हैं मालूम है? लोग इस Cl को ना यहां अटैच कर देते हैं, इसके नीचे अटैच कर देते हैं। गलत जवाब है। हाई टेम्परेचर आएगा तो भाई ऐसा मत करना, यहां पे लिखना गलत है। हाई टेम्परेचर पे यहां पे नहीं आएगा, यहां पर आएगा। लो टेम्परेचर या फिर रूम टेम्परेचर पे यहां पे लगा देना। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, एडिशन ऑफ हैलोजन इन अल्कीन CCl4 के या फिर रूम टेम्परेचर पे, या फिर किस पे बच्चा? रूम टेम्परेचर पे क्या होगा बोलो? एडिशन रिएक्शन होंगे। लेकिन अगर हाई टेम्परेचर ले लिया आपने सेम रिएक्शन के लिए, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? इजी रहेगा बच्चा। नोट बहुत सारा मैंने दिया हुआ है, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें नोट का बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब आते हैं बाय हैलोजन एक्सचेंज, बच्चों वाले रिएक्शन, कुछ है नहीं। बाय हैलोजन एक्सचेंज का याद रखना, उसमें दो रिएक्शन है। एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन, जहां पर RX में Na मिलाते हैं, NaX बाहर, I जाके अटैक करेगा। टाइम है ना भाई अपने पास? बहुत टाइम है। RI बन जाएगा ड्राई एसीटोन, RI बन गया, NX बाहर, X की जगह पे Cl या फिर Br हो सकता है। एकदम सिंपल। ड्राई एसीटोन अपने आप में एक अप्रोटिक सॉल्वेंट माना जाता है। अप्रोटिक का मतलब जिसमें H+ नहीं पाया जाता है। अप्रोटिक, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H+, जिसमें H+ रिलीज नहीं होता है। ठीक है, ध्यान देना। शॉर्ट रिएक्शन जो होता है बच्चा, वो RX के अंदर AgF मिलाते हैं तो बाय डिफॉल्ट AgX बाहर जाएगा, F यहां पर आ जाएगा, अल्काइल फ्रेंड AgX बाहर चला गया, X पे Cl Br ले सकते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर मतलब H+ होता है। सर कौन से लोग होते हैं? जैसे पानी हो गया, CH3OH हो गया, HCl हो गया। और अप्रोटिक के अंदर डू नॉट हैविंग H+, CH2 हो गया, एसीटोन हो गया, CCl4 हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है? शॉर्ट रिएक्शन जो होता है बच्चा, इनके प्रेजेंस में भी पाया जाता है। Hg2F2 AsF3, इसका नाम क्या है सर? नीचे लिखा है मैंने आपके लिए। Hg2F2 को बोलते हैं मर्क्यूरस फ्लोराइड, AsF3 को बोलते हैं आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड, HbF3 को बोलते हैं एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। तो अगर ये लोग भी दिखे तो बोलना हाँ भाई शॉर्ट्स होंगे, सिटी में इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डायरेक्ट रिएक्शन है। हैलोजिनेशन अगर आपको करना हुआ तो भाई आपने ले लिया टॉलिन, उसके अंदर Br2 मिला दो, 2 नंबर और 4 नंबर का पॉइंट एक्टिव माना जाएगा। Fe और डार्क कंडीशन में, मतलब आयरन ले रहे हो डार्क कंडीशन में, तो बच्चा O ब्रोमोटॉलिन बनेगा, P ब्रोमोटॉलिन बनेगा। मतलब कि यहां पर 2 नंबर पे आपको ब्रोमो दिखाई देगा और 4 नंबर पे ब्रोमो आपको अटैच होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर ये इंपॉर्टेंट नहीं कि सर मुझे रिएक्शन करके देना है, यहां पर बस ढूंढना है कि भाई 2 नंबर 4 नंबर बन रहा है, 4 नंबर वाला मेजर बनेगा, 2 बनेंगे वो ध्यान देना बस। ठीक है, टॉलिन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 नंबर पे Br आ गया, 4 नंबर पे Br आ गया, कोई दिक्कत। सेंड में रिएक्शन, सेंड में भी सिंपल है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। देखो ये बेंजीन है, ये डाइजोनियम है, ये क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसके अंदर जब मैं HCl डालूंगा क्यूप्रस क्लोराइड के साथ में, तो बच्चा ये पूरा गायब हो जाएगा और उसकी जगह पे ये Cl आ जाएगा। मतलब ये रिप्लेसमेंट ऑफ Cl ग्रुप होने वाला है, और यहां पर ये गायब होकर क्या बन जाएगा? Br आ जाएगा। दिख रहा है Br आएगा, तो रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रोमो ग्रुप है। तो सेंड में रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहां पर क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन। कोई दिक्कत है? कौन से सॉल्ट के प्रेजेंस में? तो टिक मार्क करना क्यूप्रस सॉल्ट के प्रेजेंस में, सेंड में रिएक्शन। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, थोड़ा सा जरा ध्यान देना, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है यहाँ पे। नेचर ऑफ CX बॉन्ड का मतलब है कि जो कार्बन होता है बच्चा और जो X होता है, हमें पता है कि इनके बीच में ना ये sp3 का लिंकेज होता है, ये सबको पता होगा कि ये sp3 का लिंकेज है, कार्बन का नेचर sp3 है। बट ये X कैसा होता है, ये कौन सा ऑर्बिटल होता है, ये हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो X क्या क्या हो सकता है? फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। एक काम करता हूं कि मैं इसका नंबर भी लिख लेता हूं थोड़ा सा समझने के लिए।
तो मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से फ्लोरीन का नंबर होता है 9। मुझे सबका समझो एग्जांपल के लिए, मुझे सबका नहीं मालूम, मुझे 9 मालूम है और इसका 17 मालूम है, नीचे का नहीं पता। हालांकि इसका 34-35 होता है, इसका 53-58 ऐसा कुछ होता है, बट जरूरत नहीं हमको उसके लिखने की। अब जरा देखो फ्लोरीन का बच्चा क्या करेंगे हम, जो फ्लोरीन है उसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 1s2 2s2 2p5, ठीक है, ये 1s2 है, छोड़ दो 1s2, ये 2s2 है, छोड़ दो, ये 2p5 को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 2px 2py और 2pz चलेगा। ये 5 को हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, मतलब इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन, तो अनपेयर्ड कौन बचा बच्चा, 2pz अनपेयर्ड बच गया। मतलब f जो हमारा एलिमेंट है उसके अंदर 2pz अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब क्या समझ में आया कि f के अंदर 2pz ऑर्बिटल अनपेयर्ड है जो बॉन्ड बनाएगा। वैसे ही क्लोरीन के अंदर 3pz आएगा, वैसे ही 4pz आएगा, वैसे ही 5pz आएगा। एक बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत सारे बच्चे उड़ गए थे पेपर में, उनको तो पता ही नहीं कि भाई क्या चल रहा है। देखो ये जो p होता है ना बच्चा, स्मॉल होता है, मैं थोड़ा इसलिए लिख रहा हूं, ये pz इस तरह से, 3p नीचे z लिखने का, 4pz 5pz। देखो पेपर में क्या क्वेश्चन आया था मालूम है, पेपर में क्वेश्चन आ गया था कि भाई CCl के बीच में कौन सा बॉन्ड करेक्ट है। सब एक ही टिक मार्क करते थे, sp3 sp3 sp3। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आया था और लोगों ने टिक मार्क किसको करके आए थे। देखो मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप बताइए कौन सा आंसर राइट है। ए, बता बच्चा कौन सा आंसर राइट है। सीसीएल के बीच में कौन सा ऑर्बिटल परफेक्ट यहां पर ओवरलैपिंग करेगा या कौन सा ऑर्बिटल परफेक्ट मैचिंग कर रहा है, यही क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सीसीएल के बीच में। मेरे ख्याल से अब पिक्चर एकदम क्लियर हो चुका है क्योंकि आपने कंसेप्ट को सीख लिया है। तो भाई यहां पर राइट आंसर होगा सर sp3 और 3pz, क्योंकि देखो सीएल के लिए 3pz बच्चा अनपेयर्ड लेके चलता है, इसके बीच क्या आएगा। लोगों ने क्या मार्क किया था, ए मार्क किया था, क्यों, क्योंकि सर ने पढ़ाया था कि सिंगल सिंगल बॉन्ड में sp3 पाया जाता है। अरे भाई जागो, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले क्या बोल रहा है। अगर आप ये नहीं सीखे रहोगे 3pz 2pz तो आप टिक मार्क कर ही नहीं सकते, तब आप sp3 घूमोगे। बट आप ये सीखे रहोगे तो आपको मालूम रहेगा हाँ ये सब चीजें हमने पढ़ा हुआ है। आया समझ में। चलो अब आते हैं कि साइज के बारे में जरा बात करते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा। अगला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, एकदम एक एक चीज फील आएगी आपको। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सीटी का लेक्चर है, बोर्ड में सीटी में आप कुछ फर्क नजर आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा है सर कुछ ज्यादा ही ऊपर ऊपर, मतलब बोलते ना एकदम जो बोर्ड में हमने नहीं देखा था वो सब आप ऊपर कर रहे हो, पूरा उस सब निकाल रहे हो, ऐसा लग रहा है नीचे से खोद 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 के निकाल रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है, बहुत ध्यान देना बच्चा। ये सीटी की जान है, ये जो स्लाइड दिख रहा है ना, इसमें से 101% क्वेश्चन निकलता है। अगर पेपर किसी भी लेवल का आ गया, टफ लेवल का आ गया, तो भाई ये तो सीटी वाला का फेवरेट हो जाता है, एकदम एकदम फेवरेट। अगर साइज बच्चा ऊपर से नीचे जाने पर, आपको पता है कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्या होता है बच्चा, साइज बढ़ता है। यहां पर आप देख सकते हो डायग्राम के थ्रू कि भाई CF है, CCl है, CBr है, CI है। ये जो पहला सर्कल दिख रहा है वो C है बच्चा, वो क्या है, C है, ये C है, देखो ये C है। और ये क्या दिख रहा है, ये हेलोजन है, F है, Cl है, Br है, I है। तो बताओ किसका बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, सर Ci का बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। मतलब अगर मैं बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछूं आपसे तो आप क्या बोलेंगे, Ci का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, Cbr का थोड़ा कम, CCl का और कम, और CF का सबसे कम है। अब ध्यान देना बच्चा, छोटी जो चीज होती है, छोटा जो लेंथ होता है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। अगर आपके पास कोई एक लोहे का खिल्ला है, खिल्ला समझते हैं आयरन नेल, अगर लोहे का खिल्ला है छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं मोटा वाला खिल्ला होता है ना जो दीवार में ठोकते हैं, वो आपके पास है, और उतने ही थिकनेस का, थिकनेस मतलब उतने ही मोटाई का एक बड़ा रॉड है, तो बताइए कि किसको आप आसानी से मोड़ सकते हो, खिल्ले को मोड़ सकते हो या रॉड को मोड़ सकते हो। चैट में मुझे आंसर चाहिए, चैट में मुझे तहलका चाहिए एकदम धमाल तरीके से कि भाई क्या राइट आंसर होगा। छोटे खिल्ले को आप मोड़ सकते हो या फिर जो रॉड है उसी थिकनेस का उसको मोड़ सकते हो। यस, 90% पब्लिक बोल रही है कि सर हम रॉड को मोड़ सकते हैं। सब बच्चे बोल रहे हैं कि सर हम रॉड को मोड़ सकते हैं। क्यों मोड़ सकते हो, क्योंकि सर उसका जो लंबाई है ना सर ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है मतलब उसको मोड़ना आसान है, उसको तोड़ना आसान है। बस यही दिमाग चलाना कि भाई कौन से बॉन्ड को तोड़ना आसान है, जिसका लेंथ ज्यादा होगा। मतलब सर आप कहना चाह रहे हो कि ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ में CI का बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चा, बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ अगर हम बात करेंगे तो जिसका लेंथ सबसे छोटा होता है वो सबसे ज्यादा मजबूत होता है। देखो CF का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और CI का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम है क्योंकि लंबाई ज्यादा हो गई। अब जिसकी मजबूती ज्यादा है, जिसकी मजबूती बहुत ज्यादा है, टाइट है, क्या वो टूटेगा, नहीं टूटेगा। तो क्या वो रिएक्शन करेगा, नहीं करेगा। इसका मतलब कि सर रिएक्टिविटी का मामला समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गया, CI जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है वो रिएक्शन ज्यादा करेगा, CF जिसका बॉन्ड लेंथ बहुत छोटा वो रिएक्शन कम करेगा। आ रहा समझ में। इसका मतलब आप कुछ लॉजिक जरा समझ लेते हैं।
कुछ लॉजिक समझ लेते हैं भाई। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जिसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। कंसेप्ट है भाई, पूरा पूरा कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट एकदम एकदम लाइन से कंसेप्ट है। आया समझ में? क्या बोल रहा है भाई? साइनोबेंजीन भी दिखा सकते हैं, यश बोल रहा है बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन अमाइन चैप्टर में यहां पे कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। अमाइन चैप्टर में साइनोबेंजीन भी बनता है, बट अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ेगा, जिसका लेंथ ज्यादा बड़ा होगा वो जल्दी टूट जाएगा, जिसका लेंथ छोटा होता है वो नहीं टूटता है। बोलो ये समझ में आया? तो रिएक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? बॉन्ड लेंथ के ऊपर। दूसरा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ अल्टीमेटली कम होगा। सही बात है, एकदम सही बात है सर। मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कोई दिक्कत, कोई डाउट? क्या ये बात समझ में आ गई सबको एकदम अच्छे लेवल पे? हेलोजन एटम हैविंग हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पहली बात ये समझना है। दूसरी बात, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ये तो आप पी ब्लॉक चैप्टर में भी पढ़ेंगे। इन अल्काइल हैलाइड CX बॉन्ड को हम हाईली पोलर मानते हैं। पोलर का मतलब क्या है कि C अंदर अंदर अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चा? X को देता है। क्यों देता है? क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जिसकी वजह से C क्या बन जाता है? प्लस, और X इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाता है? माइनस। इस प्लस माइनस के बॉन्ड को बोलते हैं पोलर। क्या बोलते हैं बच्चा? पोलर। इजी है, मजा आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है सर? याद करना है आपको। जिसका बॉन्ड छोटा है, जिसका बॉन्ड बड़ा है, वो तो पता चल गया सर। अब हमें उसका लेंथ भी याद करके लेना होगा। CH3F जो होता है ना 139 पिकोमीटर है, छोटा लेंथ है। CH3I देखो जरा कितना है, 214 पिकोमीटर। हाईएस्ट और लोवेस्ट जरूर पढ़ना। बॉन्ड एंथैल्पी मेरे ख्याल से इजी है। ये छोटा लेंथ है तो इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, 452 किलोजूल पर मोल लग रहा है। और 214 के लिए बच्चा जिसका बॉन्ड लेंथ बड़ा है उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगेगी, 234 लग रही है। और डायपोल मोमेंट याद करना है क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। हाईएस्ट और लोवेस्ट फिर से पूछेंगे, तो भाई याद रखना जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है उसका डायपोल मोमेंट थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। क्यों सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर एक गेम होता है बच्चा साइज का। थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा एक टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान से देखना जरा। मतलब जो फ्लोरीन होता है ना उसका साइज देखो ऐसा होता है, और क्लोरीन जो होता है क्लोरीन उसका साइज ऐसा होता है। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बारी आती है, जब इसमें मैंने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इनके बीच में क्या होता है बच्चा? जो रेगुलर इलेक्ट्रॉन है जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो इनके बीच में क्या होता है बच्चा? धक्का मुक्की होता है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आने के बाद ये अनस्टेबल होते हैं। जबकि यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह से बच्चा इनका डायपोल जो रहेगा बच्चा वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसलिए इनका जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी इनकी ज्यादा होती है। आप ये कहां पढ़ेंगे बच्चा? ये आप पढ़ेंगे पी ब्लॉक के अंदर, बट यहां पर वो थोड़ा सा कंसेप्ट यूज हुआ है और इसी वजह से इसका डायपोल मोमेंट भी क्या होता है बच्चा? ज्यादा माना जाता है। तो CCl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, इस बात का ध्यान देना बच्चा। दिखाई दे रहा है? CH3Cl का डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्लोरीन अचानक से ज्यादा क्यों होगा? थोड़ा सा रीजन जरा संभाल के रखना। ठीक है, बाकी चीजें तो इजी है, बाकी तो फिर फ्लोरीन आएगा बाद में, जिससे नीचे जाओगे वैसे कम होता जाएगा। तो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिटी के लिए। चलिए अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी जो बेसिक आप जानते हो, जैसे कि ये दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होते। दे डू नॉट हैव अ टेंडेंसी टू मेक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, इसीलिए अल्कलाइड्स जो होते हैं बच्चा अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल होते हैं। जैसे आपको पता है मॉलिक्यूलर मास जैसे बढ़ेगा, जैसे कि CH3I का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, जो नीचे जाते हैं ना बच्चा उनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, उनका नंबर ज्यादा होता है, एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा होगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो I का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। F का मास कम है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। कभी कोई ये नहीं बोलेगा कि CH3F का बॉन्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग है इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया, नहीं। बॉइलिंग पॉइंट बॉन्ड के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है, बॉइलिंग पॉइंट वजन के ऊपर डिपेंड करता है, कितना हैवी वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो उसके लंबाई चौड़ाई थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, उसके वजन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसीलिए CH3F का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। आइसोमेरिक में स्ट्रेट चेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, ये सबको पता है कंपेयर टू ब्रांच चेन। कोई दिक्कत बच्चा? कोई डाउट कहीं पर? कोई कंफ्यूजन? यस, मजा आ रहा है एकदम? कितना हो गया भाई? अपने पास टाइम है ना, अभी 5-7 मिनट है। अब थोड़ा सा थियरी आने वाला है बहुत सारा, आपको पता भी होगा शायद से। ठीक है, थोड़ी सी थियरी आने वाली है, बस बेसिक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन को बस समझना है। मतलब कहीं पर अगर स्टेटमेंट आ गया MCQ में तो हमको पता होना चाहिए कि हाँ ये हमने सुना था, ये हमने सुना था। सर बॉन्ड लेंथ बॉन्ड एंथैल्पी पूछते हैं, बॉन्ड लेंथ पूछेंगे, एंथैल्पी नहीं पूछेंगे। बॉन्ड लेंथ सुनो पहले जरा, बॉन्ड लेंथ और उसके बाद बॉन्ड डायपोल मोमेंट, ये दो चीज पूछेंगे एग्जाम में। ठीक है, ये दो चीज पूछेंगे बच्चा। चलेगा? यस, आगे बढ़ा जाए। थैंक यू सर, आपने कुछ अलग लेवल के क्वेश्चन गलत होने से बचा लिया, बहुत बढ़िया भाई। ये सब चीज मैं आपको फिर से बता रहा हूं बच्चा।
ओपन चैलेंज देता हूं मैं, महाराष्ट्र में आपको 101% बोल रहा हूं भाई, इतने डीप में आपको लेक्चर नहीं लेंगे, सब 12th का बोर्ड सिलेबस पढ़ाएंगे आपको, सब 12th का सिलेबस पढ़ाएंगे आपको। कोई दोस्त मित्र कहीं पे होगा ना, पूछ लेना उसको, उसकी नोट्स रिफर कर लेना एक बार कि सर वो लोग क्या करवा के दे रहे हैं और आपने क्या करवा के दिया है। ओपन चैलेंज है, होंगे कोई कंटेंट में जरूर 2-4 मित्र यार मिल जाएंगे आपको, पूछ लेना, उनकी नोट्स देखना, उनके कंटेंट देखना, आपको समझ में आएगा कि भाई क्या लेवल पे कंसेप्ट दिया जा रहा है। केमिस्ट्री में कोई कंपेयर ही नहीं करेंगे आपके, भाई अलग लेवल पे चल रहे हैं सर आप। टाइम लगेगा, मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, शायद ऐसा हो सकता है कि कुछ मैं आपको रिकॉर्ड करके लेक्चर डालूं, लेकिन मैं किसी भी एंगल से कंसेप्ट में कोताही नहीं करने वाला हूं, कंसेप्ट में से कमी नहीं लाने वाला हूं, ध्यान देना इस बात को, ठीक है। स्टडी ट्रैकर कब आएगा? आ जाएगा लेक्चर के बाद, हमारा ऑलरेडी बन चुका है, मेरा अप्रूवल का वेट हो रहा था कि सर एक बार आप देख लो, मैंने ऑलरेडी देखा था मोबाइल में, बट मैं पूरा से डिटेल पीसी पे एक बार देख के अच्छे से कि हमारी सारी स्पेलिंग सही है, चीजें सेट है एकदम, तो अपलोड कर दूंगा, बन चुका है, ठीक है। मैं इसलिए मैं पूछ रहा था टीम को कि भाई बना कि नहीं बना। ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है सर? एक ऐसी लाइट जो भाई हर डायरेक्शन में फैलती है, जैसे कि घर की नॉर्मल लाइट, मोमबत्ती, माचिस लगाए ऐसे, मोमबत्ती जलाए तो घर में उजाला हो गया। उजाला क्यों होता है? क्योंकि लाइट हर डायरेक्शन में फैल रही है। तो एक ऐसी लाइट जो हर डायरेक्शन में फैलती है, ऑल पॉसिबल प्लेन में क्या होती है बच्चा? वाइब्रेट करती है। फैलना मतलब वाइब्रेट करना, वाइब्रेट करना, वाइब्रेट करना। कैसे वाइब्रेट करती है? अप एंड डाउन, ट्रांसवर्स वेव होती है। लाइट कौन सी वेव है बच्चा? ट्रांसवर्स वेव है। तो कैसे वाइब्रेट करती है? ऐसे वाइब्रेट करती है, मतलब ये अप, इसका वाइब्रेशन जो होता है अप एंड डाउन होता है और ये आगे बढ़ती है, तो 90 डिग्री बनाती है, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो ये ऑर्डिनरी लाइट का बेसिक सा डेफिनेशन है कि वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। और वाइब्रेशन जो होगा बच्चा ऑल पॉसिबल प्लेन में होने वाला है। सही बात है, यस सर। प्लेन पोलर लाइट क्या होता है कि जब उस ऑर्डिनरी लाइट को हम किसी निकोल प्रिज्म में पास करते हैं, निकोल प्रिज्म किससे बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा। उसका नाम क्या होता है बच्चा? कैल्सीसाइड बोलते हैं, ठीक है, ये आया हुआ एग्जाम में। तो भाई जब ऑर्डिनरी लाइट को हम निकोल प्रिज्म में पास करेंगे, तब उसका जो वाइब्रेशन जो हर डायरेक्शन में हो रहा था, वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होने लगेगा, उसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इस लाइट को जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पास करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और वो लाइट जो है ना बच्चा, जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही है, जब इसमें से पास होगी तो वो लेफ्ट या राइट में बेंड होने लगेगी। लेफ्ट या राइट में क्या होगा बच्चा? बेंड होने लगेगा। इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिविटी। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। ऑप्टिकल एक्टिव मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं जो हमारे एग्जाम में चांसेस से पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी आएगा एग्जाम में, आपको तो भाई ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल पता होने चाहिए। लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, राइबोज, 2-क्लोरोब्यूटेन, ग्लिसरॉल्डिहाइड, बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के जितने एग्जांपल्स आप जानते हो, वो सारे एग्जांपल्स जो आप पढ़ेंगे, अल्डोजेस, कीटोजेस, वो सब एग्जांपल्स यहाँ पर वैलिड हैं। जिस कंपाउंड के पास कैरल सेंटर होता है, ध्यान से सुनना बच्चा, जिसके पास कैरल सेंटर होगा, समझ लेना कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है। सिंपल तरीका। सर कैरल सेंटर कैसे पहचानते हैं? जो कार्बन 4 अलग अलग लोगों से अटैच होता है। सर एग्जांपल करके दिखाओ, जैसे 2-क्लोरोब्यूटेन बोला है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव, तो मैं ये एग्जांपल लेता हूं। 2-क्लोरोब्यूटेन, देखो यहाँ पर ये हो गया मेरा ब्यूटेन, 2 नंबर पे क्लोरो बोला है, कार्बन की वैलेंसी पूरा करना, मैंने H लगा दिया, सबकी वैलेंसी पूरा कर दो। देखो इसके अंदर ये जो कार्बन दिख रहा है ना बच्चा, ये कार्बन पे मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये 4 अलग अलग लोगों से अटैच है। तो ये स्टार मार्क का मतलब ये कैरल सेंटर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है बच्चा? कैरल सेंटर। इसका मतलब कि ये क्या दिखाएगा? ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल दिखाएगा। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर जब मैं 2-क्लोरोब्यूटेन का सॉल्यूशन भरूंगा, तब ये प्लेन पोलर लाइट को ये लेफ्ट या राइट में बेंड करेगा। तो मतलब जिसके पास कैरल सेंटर होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव नेचर दिखाता है। समझ में आया? सर ऑप्टिकल एक्टिविटी तो हो गया। सर कैरल कार्बन क्या होता है? जैसे मैंने आपको अभी भी बताया, कैरल कार्बन के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने अभी भी दिया, उसको असिमेट्रिक कार्बन भी बोलते हैं। When carbon is bonded to 4 different atoms or group of atoms, 4 एटम या 4 अलग अलग ग्रुप ऑफ एटम्स अगर वो अटैच होगा तो उसको बोलेंगे कैरल कार्बन। जैसे कि सर ये स्ट्रक्चर देखो जरा ध्यान से, देखो जरा ध्यान से, दिख रहा है सबको? COOHCHRNH2, ये अल्फा अमीनो एसिड। देखो इसको मैं सर्कल कर देता हूं इस तरह से, इस स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। इसको मैंने इस R की जगह पे ना H ले लिया, इस R की जगह पे H ले लिया, देखो क्या हो गया? NH2। ध्यान से देख बच्चा, C के ऊपर एक H ये है और ये भी H आ गया, तो दो H आ गए। अब दोनों सेम सेम हो गए, तो इसका मतलब कि नो कैरल कार्बन है। लेकिन अगर मैं उसी R की जगह पे CH3 ले लूं, तब देखो क्या है? NH2, एक साइड में CH, एक साइड में CH3, ऊपर COH। तो सर इसके पास एक ये अलग चीज अटैच है, ये अलग चीज अटैच है, ये अलग अटैच है, ये अलग अटैच है। इसकी वजह से ये कार्बन क्या हो गया बच्चा? कैरल कार्बन बन गया। बोलो अब समझ में आ रहा है? थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ऐसे होते हैं कैरल कार्बन को पहचानने का तरीका। फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव किसको बोलते हैं? अगर आप कोई केमिकल ले रहे हो और उसकी वजह से कुछ बेंडिंग नहीं हो रही है, ठीक है, दे डू नॉट हैव कैरल सेंटर, मतलब इनके पास कैरल कार्बन होगा ही नहीं, इसलिए वो बेंड नहीं कर पा रहे। तो अगर प्लेन पोलर लाइट किसी सॉल्यूशन से पास होता है, उसमें कोई बेंडिंग नहीं है, मतलब वो मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सर एग्जांपल दो, बहुत सारे एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल ले लो यार, पानी ले लो, सिर्फ सादा पानी ले लो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, जो लेना है ले लो यार, इथेनॉल,
मिथेनॉल, एन प्रोपाइल क्लोराइड, भाई कोई भी ले लो जो 4 अलग अलग लोगों से अटैच नहीं होने चाहिए, खत्म कहानी, है कि नहीं? चलेगा। टाइप ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल कितना होंगे सर? 2 होंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो राइट में रोटेट करते हैं, लाइव रोटेटरी जो लेफ्ट में रोटेट करते हैं। सिंपल सिंपल तरीका है, देख लो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो प्लेन पोलर लाइट को क्या करेंगे बच्चा, देखो ये डेक्स्ट्रो मतलब राइट, ऐसे से गया, ऐसे से गया, ऐसे ऐसे ले लेंगे राइट साइड में। डेक्स्ट्रो का मतलब ही होता है राइट, डेक्स्ट्रो का मीनिंग है राइट, हम इसको क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। और लाइव रोटेटरी का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा बच्चा? ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, जो कि क्या बोलेंगे हम, लाइव रोटेटरी का मतलब है लेफ्ट में रोटेशन चला जाएगा। ठीक है। इननशोमर क्या होता है सर? इननशोमर का मतलब क्या होता है? मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ क्या है? एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को मैंने मिरर के सामने रखा, तो ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। अब इस स्ट्रक्चर को यहां से कट करो, इमेज वाले को कट करो और मेन वाले के ऊपर लाके चिपका दो। तो जब चिपकाएंगे तो बच्चा ये ओवरलैप अच्छे से नहीं करेगा, ये ओवरलैप सही तरीके से नहीं करेगा। सही तरीके से भी ओवरलैप करेगा तो इसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री लैंग्वेज में नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। क्या बोलते हैं? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, जो आपने भी पीछे पढ़ा था, यहां पर वही एग्जांपल मैंने मिरर के, ये मिरर है मेरा, मिरर के सामने रखा तो ये उल्टा हो गया। अब ये वाला एच कहां जाके ओवरलैप करेगा? यहां करेगा। तो क्या एच के ऊपर एच ओवरलैप हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गया है। तो सब कुछ प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन ये नॉन सुपर इंपोजेबल, तो ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं ये लोग। ये कौन से लोग हैं? ऑप्टिकल आइसोमर लोग हैं, विच आर नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होते हैं। ठीक है, इमेज ऑफ ईच अदर एंड दे हैव इक्वल एंड अपोजिट रोटेशन, रोटेशन सेम होते हैं। दे शो ऑल सेम प्रॉपर्टी एक्सेप्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो मतलब सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। ठीक है। रेशमिक मिक्सचर क्या होता है कि अगर मैं डेक्स्ट्रो टाइप का और लाइवियो टाइप का 2 बंदा पकड़ता हूं इक्विमोलार में, डेक्स्ट्रो और लाइवियो 2 बंदे को पकड़ता हूं इक्विमोलार में, इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया और उसमें से प्लेन पूरा लाइट को पास करूंगा, तब मैं ये ऑब्जर्व करूंगा कि डेक्स्ट्रो और लाइवियो जो जब इसमें से मिक्स होंगे बच्चा, और प्लेन पोलैरिटी जब इसमें से पास होगी, तो समझो कि ये प्लेन पोलैरिटी में ऐसे जा रही है, डेक्स्ट्रो ने क्या किया? उसको राइट में बेंड कर दिया, लेकिन लाइवियो फिर क्या करेगा? उसको वापस से लेफ्ट में कर देगा, और इसीलिए आपका प्लेन पोलैरिटी क्या होगा बच्चा? जैसा था वैसे ही रहेगा। तो ये इनएक्टिव बन जाता है इस मिक्सचर की वजह से, क्योंकि डी और एल इक्विमोलार में है, इसकी वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिव का बिहेवियर दिखाता है। कौन? ये सॉल्यूशन क्या दिखाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव का बिहेवियर दिखाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? इसको हम डी और एल से दिखाते हैं। जैसे डी ने दिखाया 20 डिग्री प्लस में, तो एल क्या करेगा? 20 डिग्री माइनस दिखा, कैंसिल हो जाएंगे। इनको हम डी और एल से दिखाते हैं या फिर प्लस माइनस से दिखाते हैं। इनको डी एल बोलो एक साथ में या फिर प्लस माइनस बोलो। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? रेशमिक मिक्सचर, रेशमिक मॉडिफिकेशन या फिर रेसमेट के नाम से भी जानते हैं। कोई दिक्कत? वेज डैश फॉर्मूला क्या होता है? ये सब चीजें एग्जाम में तो पूछेंगे भी नहीं, ठीक है, बट सीटीए तो हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते। देखो यहाँ पर ये क्या है बच्चा? कार्बन है जिसके पास 2 तरह के बॉन्ड पाए जाते हैं। एक होता है कि भाई ये सॉलिड वेज है, एक होता है कि आपका क्या है बच्चा? ब्रोकन वेज होता है। ये 2 मेन होते हैं। और एक होता है आपका जो नॉर्मल है, नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल बॉन्ड है। तो 3 तरह के बॉन्ड है, लेकिन उसमें से 2 मेन होते हैं। ये जो बॉन्ड नॉर्मल वाला है वो कहाँ होगा बच्चा? ये नॉर्मल बॉन्ड कहाँ होगा? ऑन द प्लेन, मतलब कि पेपर के ऊपर होगा। जो सॉलिड वाला है वो कहाँ होगा? उसको वेज बोलते हैं। वेज कहाँ होता है? ये अबव, अबव मतलब प्लेन के बाहर होता है, पेपर के ऊपर होता है, रीडर की तरफ होता है, हमारी तरफ होगा। और इसको क्या बोलते हैं? इसको डैश बोलते हैं या फिर ब्रोकन बोलेंगे। और ये कहाँ होगा बच्चा? बिलो होगा, मतलब अंदर की तरफ होगा। बोलो समझ में आया? एग्जाम में क्वेश्चन में क्या आएगा कि भाई सॉलिड वेज का पोजीशन क्या हो सकता है? तो आप बोलेंगे टुवर्ड्स द रीडर या अबव फ्रॉम द प्लेन। ये 2 चीज याद रखना। टुवर्ड्स द रीडर मतलब जैसे ये बुक रखी तो मेरे मुंह की तरफ आ रहा है, समझ में आया? मेरे मुंह की तरफ या फिर ऊपर की तरफ आ रहा है, उसको हम बोलते हैं वेज वाला। ठीक है। और फिशर पोजीशन फॉर्मूले में क्या होता है कि ये 2 डायमेंशन वाले होते हैं, इनको हम क्रॉस फॉर्मूला बोलते हैं। क्रॉस फॉर्मूला मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। अब ये जो वर्टिकल लाइन है, देखो ये जो वर्टिकल लाइन है, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि भाई ये प्लेन के नीचे होगा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये क्या दिखाता है कि भाई ये अबव होने वाला है, ये प्लेन के ऊपर होगा। कहानी खत्म। आपको 2 क्रॉस फॉर्मूले होते हैं, एक वेज मतलब एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल होता है। तो प्रोजेक्शन फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में ये चीज आपको समझनी है। बस सबको समझ में आया? सर कुछ पूछेंगे ड्रॉ करने के लिए? नहीं मेरे भाई, आपको ड्राइंग नहीं आएगी, आपको सब दिया रहेगा, आपको उसमें से चूज करना रहेगा। ठीक है। लैबोरेटरी टेस्ट में क्या बोला जा रहा है कि अगर आप अल्काइल हैलाइड के अंदर अल्कोहल मिलाते हो, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफिलिक मिलाते हो, जनरली आप जैसे KOH मिला रहे हो या फिर NaOH मिला रहे हो, बेसिक सोल्यूशन मिला रहे हो। क्या मिला रहे हो? बेसिक सोल्यूशन। तो जो न्यूक्लियोफिलिक होगा बच्चा, इसको न्यूक्लियोफिलिक बोलते हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तो यहां से X बाहर जाएगा और ये OH इसकी जगह पर आ जाएगा। तो आंसर क्या बन गया? ROH प्लस X। अब इस पूरे सोल्यूशन को नीचे लेकर आ जाओ। किसको? इस X को। इस X को हम क्या करेंगे? नीचे लेकर आएंगे। और उसको हम क्या करेंगे बच्चा? एक सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे। कौन से सॉल्ट के साथ? सिल्वर सॉल्ट के साथ। सिल्वर सॉल्ट बहुत सारे लोगों के मिक्सचर से बनता है, तो उसके साथ हम क्या करेंगे बच्चा? रिएक्ट कराएंगे। जब रिएक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? AgX का प्रेसिपिटेट मिलेगा। क्या मिलेगा? PPT मिलता है। अगर ये PPT बन रहा है,
इसका मतलब कि हमने Rx सही लिया था, वहां पर हेलोजन सही प्रेजेंट था। अगर ये पीपीटी नहीं बनेगा तो इसका मतलब यहां पर हेलोजन प्रेजेंट नहीं था। दिस टेस्ट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन एटम इन द ओरिजिनल कंपाउंड। ओरिजिनल जो अल्काइल हैलाइड है ना मेरा, और किसके लिए अप्लीकेबल है? ये अप्लीकेबल केवल अल्काइल हैलाइड के लिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट विल नॉट गिव लैबोरेटरी टेस्ट फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट। और वहां पर बच्चा नॉट बोला है, तो वहां पर ऑप्शन में क्या होंगे? 2 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरोबेंजीन, और उसके बाद 2 क्लोरो कुछ भी ले लो, पेंटेन ले लो। तो 1 क्लोरोबेंजीन या 2 क्लोरोबेंजीन, जो बेंजीन ऑप्शन रहेगा उसको आप बोलेंगे कि ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये एप्लीकेबल किसके लिए? सिर्फ अल्काइल हैलाइड के लिए एप्लीकेबल है। कोई दिक्कत हो रही है बच्चा? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले वो बताओ। यस, मोस्ट ऑफ कंसेप्ट तो भाई यहाँ पे खत्म हो चुके हैं, कि जब मैं अगली बार मिलूंगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शुरू करने वाला हूं। पहले बताओ यहां तक चीजें समझ में आई? अगली बार ये चैप्टर खत्म होगा और एमसीक्यू भी शुरू हो जाएगा, ओपनली बोल रहा हूं। पहले बता दो, मजा आया लेक्चर में? ऐसा लगा कि भाई धमाल है सर, ये खतरनाक कंसेप्ट ले रहे हो एकदम। और आपको बता दूं बच्चा, जो बच्चे क्रैश कोर्स में होंगे और उसके पहले नहीं जुड़े हैं, उनको बता दूं भाई, ये पूरी डिटेल बैच की पीपीटी है। ये पीपीटी जो है ना, पूरी डिटेल बैच की है। तो ये देखने के लिए कोई ये मत बोले कि भाई ये क्रैश कोर्स की पीपीटी है क्या। जो बच्चे डिटेल बैच में, उनको पता होगा सर ये हमारी पीपीटी चल रही है, ये सर नो, तो उनको भी रिवीजन होगा यार, है क्या नहीं? वो बच्चे भी रिवीजन करेंगे, उनको एक तरह से रिवीजन हो रहा है हमारी तरफ से। कितने लोगों को ये पीपीटी याद आ रही है? यस सर। कितने लोगों को लग रहा है कि यस सर ये पीपीटी जानी पहचानी लग रही है हमारे लिए? सर जबरदस्त। मतलब मेरे पास देखो 2 तरह की पीपीटी है। एक है कि भाई क्विक तरीके से भी निकाल सकते हैं सिलेबस को, एक है कि हम अच्छी तरीके से करेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत लेनी पड़ेगी। मैं ओपनली बोल रहा हूं, मैं एज ए टीचर मुझे एक्स्ट्रा मेहनत लेना पड़ेगा। मतलब अगर जैसे अगले क्वेश्चन में, अगले चैप्टर में मुझे सिलेबस खत्म करते करते सिलेबस खत्म होगा, फिर एमसीक्यू लूंगा, फिर एमसीक्यू नहीं हो पाएगा तो मुझे लेक्चर लेकर रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके लिए डालूंगा। लेकिन मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं। याद रखना, जब मुझे लगेगा कि यार 2 लेक्चर में चैप्टर होना चाहिए और 3-4 लेक्चर जा रहा है, तो बाकी 2-3 लेक्चर में रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, ठीक है? यस, क्या बात है, क्या बात है। यस, अगर आपको लग रहा है कि यार सच में बहुत जबरदस्त कंसेप्ट हो रहा है भाई, तो आप दिल से शुक्रिया कर सकते हैं हमें। और दिल से शुक्रिया करने के लिए आप हमारे ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप पर जाकर बच्चा आप हमें 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ यार बच्चे वहां पर लिख रहे हैं, अपना फीलिंग्स लिख रहे हैं कि यार कैसा हुआ लेक्चर, कैसा कंटेंट चल रहा है, क्या मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारी की सारी चीजें बच्चा आप वहां पर बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, ये जो पीपीटी बता रहा हूं मैं आपको, डिटेल्ड पूरा पीपीटी है, पूरा डिटेल कंसेप्ट है। ये क्रैश कोर्स के हिसाब से मत समझना इसको। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि क्रैश कोर्स ही तो है, एक ही लेक्चर में तो पढ़ा रहे हैं, 2 ही लेक्चर में तो खत्म होगा, 3 लेक्चर में तो खत्म होगा, नहीं मेरे भाई, ये पूरा डिटेल सिलेबस है। मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पड़ेगा, मुझे एक्स्ट्रा लेक्चर लेने पड़ेंगे, मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं तैयार रहूंगा। लेकिन आपसे एक ही वादा है कि भाई आप किसी भी एंगल से पीछे नहीं हटोगे, पीछे नहीं हटोगे। किसी दिन का लेक्चर बंक नहीं करना है, किसी भी लेक्चर में आपको डांडी नहीं मारनी है, किसी भी एंगल से आपको पीछे नहीं हटना है, किसी भी एंगल से बच्चा एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। अगर सिलेबस मेरा खत्म हो रहा है, एक चैप्टर खत्म हुआ है, तो स्टडी ट्रैकर को सामने चिपका दो, उसके क्या क्या बताए गए हैं कंसेप्ट, वो सब करना शुरू कर दो, वो सब करना शुरू कर देना है। समझ में आ रहा है? और आपको 3 सब्जेक्ट लेके चलना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसके हिसाब से प्लानिंग करके बच्चा आगे बढ़ना है, ठीक है? मिलेंगे अगले सिलेबस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।